यूपी वाला क्वेश्चन तो इस बार आरएस मेंस में भी आया था, यूपीआई और उसमें कुछ चेंजेस के लिए गार्डिंग आया था। तो क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं लिखते भाई? तभी तो 3 महीने हुए हैं, शुरू शुरू में तो जोश भी होता है, मेरे अंदर तो था भाई, शुरू में तो सब कुछ लिखना है, तो क्यों नहीं लिखते? हाँ, हाथ तो नहीं खड़े हुए इतने। चलो कोई बात नहीं। जैसे कि अभी डब्ल्यूटीओ में भी क्या प्रासंगिकता है, ये पढ़ के मुझे अभी 2-4 महीने पहले की बातें याद आ गई कि ट्रंप का कार्यकाल वगैरह वगैरह। अभी आप धीरे धीरे ये सब सीखेंगे चीजें, यही कि अखबार रोज पढ़ेंगे तो कि क्या ट्रंप के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या चेंजेस से आए कि डब्ल्यूटीओ में जो कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति प्रभावित हो रही है, वगैरह वगैरह। जो भी इकोनॉमी आपके हो गई है, चल रही है, तो डब्ल्यूटीओ पढ़ाया होगा तो समझाया होगा सर ने भी कि डब्ल्यूटीओ कैसे चेंज हो रहा है। चलो आप अभी बिल्कुल फ्रेश आए हो, ये नेक्स्ट वैकेंसी में कितने लोग बैठेंगे 2026 में अगर आती है तो? अच्छा, और 2027 वाले? मतलब 27 में सब हो जाएंगे ना? कोई बात नहीं, 28 में तो हो जाओगे। तो देखो, आपके पास, सभी के पास अलग अलग प्रकार का समय है। मैं अगर स्वयं को उस दौर पर ले जाऊं जब मैंने तैयारी शुरुआत की थी, तब ऐसा ही माहौल था कि आज वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, कल वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, परसों हो जाएगी, बस वैकेंसी आने ही वाली है। तो उस दौर में ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में यह भी रहता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके बीच में अवश्य रहेगा कि वैकेंसी आएगी तो मेरी क्या तैयारी पूरी है या नहीं है। अभी आपका 3 महीने का ही बैच हुआ है, और अगर वैकेंसी आती है तो भी मेरा मानना है कि कम से कम मई के आसपास तो प्री होगा। इससे पहले कोई स्लॉट अवेलेबल भी नहीं है, तब तक आपकी प्री की तैयारी तो अच्छी खासी हो जाएगी। परंतु उसके लिए आपको स्वयं में कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी कि क्या अगर यहाँ सर जो पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं या फिर प्रजामंडल का पढ़ा रहे हैं, क्या आपको लाइन से लाइन याद है या नहीं है। मेरे अगर सर कह के गए 131 नंबर जो मेरे आर एस प्री 2024 की कट ऑफ में आए हैं 2024 में, तो उनके पीछे की एक मात्र वजह यह है कि मुझे पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जो नोट्स है वो पूरे पूरे याद थे। याद करने के तरीके भी अलग अलग है। अगर मुझे हिस्ट्री कहोगे तो मैं कहूंगा मैं रटता हूं। आप मुझे अगर पॉलिटी कहोगे तो मैं कहूंगा कि मैं समझता हूं। इकोनॉमी कहोगे तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रटूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा। सबके अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। परंतु वह जो 131 कट ऑफ या 131 नंबर मेरे आए 71 कट ऑफ में, या फिर 2023 में भी जब दिया था तब भी 30-35 नंबर जब मैं कट ऑफ से आगे था, इस बार 60-65 था। इसके पीछे की एक वजह है कि नोट्स पूरे याद करने हैं। आपको भी सबसे पहले अपना ये लक्ष्य बनाना है कि 1 से 7 जब आपकी क्लास चल रही है, उसके बाद जाते से ही आप खाना वाना खाने के बाद ये जो आज पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसका मेन फायदा ये होता है कि आप जब बिहेवियर पढ़ेंगे तब एक फॉरगेटिंग ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि 11th-12th की साइकोलॉजी किताबों में भी लिखा हुआ है कि अपन जो हाथों हाथ पढ़ते हैं ना, उसको रिमेम्बरिंग पावर, उसको याद करने की शक्ति और याद करने का समय बहुत कम हो जाता है। जैसे कि आपने 1 से 3 के कक्षा में जो कुछ पढ़ा है, उसको अगर यदि आप 10 मिनट भी दोगे तो वह 2 घंटे की चीज याद कर लोगे। परंतु वही चीज अगर आप कल पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा, आज शाम को पढ़ोगे तो 30 से 40 मिनट में हो जाएगी। तो फर्क यही होता है कि आज का कार्य आज ही कर लिया जाए, ना कि उसको कल पे छोड़ा जाए। मैं ऑनलाइन विद्यार्थी हूं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं की, क्योंकि यही माहौल था कि कोचिंग वैकेंसी आने वाली है, तो उसी माहौल में था मैं भी। तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि अगर मैं आज इस कक्षा को शाम को पढ़ सकता हूं तो मैं एक कक्षा देखूंगा, बाकी मैं एक कक्षा देखूंगा ही नहीं। ऐसी कक्षा का कोई मतलब नहीं है कि मैं आज इस कक्षा के 2 घंटे मैंने पढ़ाई भी की है, सर ने समझाया भी है कि ये प्रावधान है, ये चीजें हैं, और उसको मैं रात को जाके पढ़ ही ना पाऊं, तो मतलब क्या है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जो खूबी रही है मेरे लिए कि मैंने उसी चीज को रात को रिवाइज किया। मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो शायद अपनाना मुश्किल है, परंतु अगर आपने एक बार अपना ली तो आप, आपके जो बौद्धिक स्तर है उसमें भी अंतर पाएंगे, साथ ही साथ सोचने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। मैं हर क्लास में यही चीज बोल रहा हूं कि जब दिलीप सर की वीडियो देखी थी मैंने, जब दिलीप सर पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने कहा था ड्रिंक स्टडी, ईट स्टडी, वर्क स्टडी, इस प्रकार की कोई चीज कही। फिर सर आगे एक्सप्लेन करते गए कि जब मैं पढ़ा करता था ना, तब कोई चीज होती थी, जैसे ये नोट्स है, नोट्स के आप आज आपने 5 पेज पढ़े, 6 पेज पढ़े इस सब्जेक्ट के, 5 पेज इस सब्जेक्ट के पढ़े, 5 पेज इस सब्जेक्ट के पढ़े। रात को सोने से पहले सोचिए, विचार कीजिए कि आज मैंने क्या पढ़ा। सच में आज रात को करके देखिएगा कि आज मैंने क्या क्या चीजें याद की। कॉपी बंद है आपकी,
कॉपी खोलने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी बंद है और सोचिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। इस पेज में ये लाइन याद आई, इस पेज की ये याद आई, अगले पेज की ये याद आई। कुछ चीज जो याद ना आए ना, उसको देख लीजिए कि यार ये चीज मुझे याद नहीं आई है। ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन अपन गलत कर देते हैं, वो फिर जीवन भर याद रहता है। सेम इसमें अप्लाई होता है कि जो चीज अपने को याद नहीं आती ना, उसको कॉपी खोल के देखते हैं, यार ये वाली चीज याद नहीं आई, फिर वो याद रहती है। मैंने भी यही चीज अप्लाई की। सर तो बोलते हैं गार्डन में घूम रहे हो, साइड में घूमना, टक्कर लग जाएगी रोड पे अगर घूमे हो तो। पर अगर घूमते घूमते ही यहाँ, अच्छा ये वाली चीज पड़ी, ये वाली चीज पड़ी। राजवीर सर भी यही कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते मुंह में नवाल रुकना चाहिए कि अच्छा जैसलमेर प्रजामंडल कब बना, कब या 1945 में बना क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, 45 में बना। इसके संस्थापक कौन है? अच्छा, सागरमल गोपा क्या इससे जुड़े हुए हैं? उनकी किताबों के नाम बताइए। बस यही सवाल आप खुद से कीजिएगा, यही सवाल खुद से कीजिएगा। क्या सागरमल गोपा जी की महत्वता, क्या उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ दी है? ये आपके लिखा हुआ नहीं होगा, आप सोचना पड़ेगा। क्या जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने पत्र लिखे थे? तो इससे ये साबित होता है कि वह एक नेशनल लीडर थे। ये चीजें सोचोगे आप बैठे बैठे तब पता पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, अगर मैं आपको हाड़ौती प्रजामंडल की पूछूं, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1900, नाम बताइए जी। ओ अच्छा, इन्हीं के बारे में आप सोचिएगा। ये होता है, मैं स्वयं क्या करता था, मुझे रात को जब ये चीजें करता था तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। सर तो बोलते हैं कि एक मीठी गोली है कि आप सोचोगे आपको नींद आ जाएगी। मेरा दूसरा सिस्टम था, मैं जब सोचने लगता था ना, तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती, बस किताबें किताबें चलने लग जाती थी। तो मैंने बंद किया। मैंने किया ये सुबह, जैसे ही सुबह उठते, बिस्तर से पांव नीचे रखने से पहले मैं ये अपने विचार शुरू कर देता था कि कल रात को मैंने क्या क्या पढ़ा। लाइब्रेरी से घर जाते वक्त भी यही सोचता कि आज मैंने इकोनॉमी का डब्ल्यूटीओ पढ़ा है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूटीओ के पहले कौन सी संस्थान थी, इसको बनाया किसने था, क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य था, क्या आज भारत की क्या भूमिका है, अमेरिका का कितना परसेंट योगदान है, चाइना का कितना परसेंट योगदान है, क्या अमेरिका इससे हट गया है, क्या अमेरिका हट जाएगा तो क्या होगा। चलते चलते सोच रहा था। ऐसा नहीं, उस समय इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, परंतु ये जो सोचने की प्रक्रिया है ना, इसमें हमारी बुद्धि अपने आप विकसित होती है कि आप खुद सोचोगे कि मैंने इस कॉपी पे क्या लिखा है, इससे स्मरण शक्ति तेज होगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने सभी ने 11वीं 12वीं के पेपर तो दिए ही है। आपको जो प्रश्न अच्छे से याद है ना, उसको आपकी कॉपी दिखती थी, आपकी जो क्लास नोट्स की कॉपी है, उत्तर लिखते समय। यही होगा अगर आप रोज सुबह या रोज रात को रिकॉल करोगे, आपको कॉपी याद आने लग जाएगी जब उत्तर लिखोगे कि मेरी कॉपी के इस जगह ये लिखा हुआ है। अभी आपको 3 महीने हुए हैं, धीरे 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 आपके नोट्स यहाँ से यहाँ इतने इतने हो जाएंगे। उनको याद कैसे रखोगे? उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि रिवीजन का क्या प्लान होना चाहिए, कितना समय रिवीजन के लिए देना चाहिए, कितना समय पेपर 4 के लिए देना चाहिए, अगर कोई ऐसा ही प्लान कर रहा है तो उसके लिए क्या योजना होनी चाहिए। परंतु ये एक बेसिक चीज है जो आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा। मैं मानता हूँ मुश्किल है, मेरा भी 7 दिन 8 दिन तक मन नहीं किया। ये कौन करे कि सुबह पहले सोच रहे हैं, रात को सोच रहे हैं। सोचना सबसे मुश्किल काम है कि मैंने क्या पढ़ा, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। परंतु एक बार आपने ये प्रक्रिया शुरू कर दी ना, फिर आप आगे ही निकलते जाओगे। मैं तो इसे ही मेडिटेशन मानता हूँ कि भगवान बुद्ध सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, कुछ तो सोच ही रहे होंगे ना। अगर हम सांसों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, वह भी मेडिटेशन है। इससे अच्छा हम अपने कॉपियों के पेजों पे ध्यान एकत्रित करें कि मेरी कॉपी के पेज पे क्या लिखा था। सोच बैठे बैठे यूं सोच रहे, उस पेज पे ये लिखा था, इसके बाद वाले पेज पे ये लिखा है, नीचे नीचे वाली लाइन यार कुछ अलग थी, वो याद नहीं आ रही। ये भी एक प्रक्रिया है मेडिटेशन की, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो। इससे आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। जो आपके कंसंट्रेशन फोकस का एक प्रक्रिया होती है कि फोकस नहीं कर पाते हो, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, चीजें याद ज्यादा रहेगी। मुझे इसी तरीके से चीजें याद रही है कि मैंने रात को कभी सोचा होगा, या सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब आप मेंस के जब उत्तर लिखोगे, अभी आप लिख रहे हैं परंतु वो उस स्तर पर नहीं पहुंचे होंगे, आपकी उत्तर लेखन भी नहीं पहुंचा होगा उस स्तर पर धीरे धीरे इस तैयारी के दौरान आप उस स्तर पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, आप जब सोचते जाएंगे कि इस उत्तर में मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकती हूँ। जो टॉपर की अब यहाँ आंसर अपलोड होते हैं, उसने ऐसा क्या लिखा जो मैंने नहीं लिखा, ये सोचिएगा। अभी आप सब नोट्स के लिख रहे हैं लाइन टू लाइन, जब धीरे धीरे नोट्स याद ही नहीं आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आज के साल भर बाद जब कोई टेस्ट होगा ना, तब वो लगेगा आपके इकोनॉमी का, और इकोनॉमी पढ़ाई थी सर ने 7 महीने पहले, 8 महीने पहले।
तब उतना सब फ्रेश याद नहीं रहेगा, परंतु आप जब रिकॉलिंग करोगे और लिखने का प्रयास करोगे और दूसरे कॉपी देखोगे, तब पता पड़ेगा कि इतने ही डेटा को इसने इतने में एक्सपांड कर दिया। अलग अलग लेखन शैलियां उनके बारे में बात करेंगे, पहले मैं रिवीजन के बारे में बात कर लेता हूँ। चूंकि अब आप 1-2 महीने बाद कोई भी अगर आपको टॉपर दिखेगा तो आपसे उनसे यही सवाल पूछोगे कि सर मैम पुरानी जो विषय है ना उनको पढ़ नहीं पा रहे। अभी आपके दिल में इतना सवाल होगा नहीं, परंतु धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो सवाल ये बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं करना है, सुबह का आप सुबह ही पढ़ते, क्योंकि आप शाम को 1 से 7 तो ये क्लासेस होती है, तो शाम का जो समय है ना उसको प्लीज रिवीजन का, ऐसे नहीं कि 7 बजे गए बोर्ड या बिस्तर फेंक दिया और अपन तो सोएंगे घूमेंगे, नहीं। 2 से ढाई घंटे लगेंगे, आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं आज का जितना भी है उसको पढ़ने में। उसको पढ़िए, खाना वाना खाने के बाद पढ़ लीजिए और फिर अपने सो जाइए दैनिक क्रिया करने के बाद। उसके बाद जब सुबह आप उठे तो मेरी बात मानिएगा, राजवीर सर जिस प्रकार कहते हैं कि एक एक पहले दिन से लेकर 7वें 8वें दिन तक एक ही चीज लगातार पढ़िए, इसीलिए आप पूरे दिन अगले दिन जब पढ़ने बैठे तो आज का तो रिवाइज करना ही है, कल क्या पढ़ा वो भी रिवाइज करना, परसों क्या पढ़ा वो भी रिवाइज करना। लगातार 5 दिन का आप करोगे तो ये चीजें याद होगी। इसके अलावा जो पुरानी सब्जेक्ट है ना आपकी, जो आपने कभी 1-2 महीने पहले पढ़ी थी, उसके लिए आप 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन, संडे को एक्स्ट्रा टाइम रख सकते हैं, परंतु रोज 1 से 1.5 घंटा रखिएगा, जिसमें आप पुरानी सब्जेक्ट जैसे राजस्थान हिस्ट्री करनी है तो रोज अगर 1.5-2 घंटा आप रखेंगे तो 10 से 12 दिन में वो विषय पूरी रिवाइज हो जाएगी आपकी। फिर 10-12 दिन हो गए, दूसरे सब्जेक्ट ले आओ, इकोनॉमी रिवाइज कर लो, पॉलिटी रिवाइज कर लो। ऐसे आप अगर करेंगे तो महीने में 3 विषय रिवाइज हो रहे हैं आपके, साथ ही साथ जो 3 विषय यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वह हो रहे हैं। और विशेष करके मैं आपको पेपर 4 के बारे में आपको कुछ जानकारी है? पेपर 4 के बारे में मोटी मोटी जानकारी तो बिल्कुल होगी, क्योंकि आरएस की तैयारी के 3 महीने हो गए कि 200 नंबर का पेपर 4 आता है। इस 200 नंबर का पेपर 4 आता है जिसमें 120 नंबर की हिंदी है, 80 नंबर की इंग्लिश है। यही पेपर पास करवाने लायक होता है, यही टॉपर बनाता है, यही पीछे रैंक ढकेल देता है। इसमें एक मोटी बात बता दूं, जो शायद यहाँ बैठे 80% 70% लोगों के लिए दिक्कत है, वो ये रही। हाँ, इंग्लिश समस्या है, हिंदी भी समस्या है, मैं समझता हूँ, हिंदी का भी अभी बताऊंगा। पहले इंग्लिश से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ जो आबादी है वो इंग्लिश से पीड़ित है। सही कह रहा हूँ, पीड़ित है। आप शुरुआत ऐसे कीजिए कि आपको सर इंग्लिश की क्लासेस अभी आपके लगी नहीं होगी, जब सर आएंगे आप नवीन जी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके सर को लाए, ताकि आप आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। इंग्लिश में आप सर आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान के लोगों की इंग्लिश कैसी है। हकीकत की बात है, इसमें कोई ऐसा आश्चर्यजनक बात है नहीं कि हम लोग शुरू से ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ शायद सरकारी टीचर्स को भी इंग्लिश ना आती हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परंतु इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम सीख सकते हैं, क्योंकि आरएस बनना है तो ये 80 नंबर तो देखने ही पड़ेंगे। इन 80 नंबर के बिना आप सोच भी नहीं सकते कि 208 की कट ऑफ यही है। 200 नंबर तो इसमें से कितना लाते हैं वह आपके बहुत ज़्यादा एक फर्क डालेगा। तो इंग्लिश के लिए सर आएंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम इधर भी होते हैं जिन नाउन और प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, वह बिल्कुल निम्न स्तर से शुरुआत करेंगे। 10-15 दिन तो शुरुआत में सर बिल्कुल फाउंडेशन कराते हैं। उसके बाद भी जब आपके मेंस की क्लासेस लगेगी तब भी आपकी रिवीजन क्लासेस लगेगी, परंतु मैं आपके स्तर पर क्या करना है वो बता देता हूँ। रोज अखबार अवश्य पढ़े। मैं मानता हूँ कि अखबार में कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ फिर भी नहीं आया। हकीकत की बात है, मुझे नहीं आया समझ में। जब मैंने हिंदू को खोल के देखा और पढ़ा तो 2-4 हेडिंग हेडिंग तो समझ में आ गई, पर अंदर के शब्द समझ में ही नहीं आए। फिर पढ़े कैसे? जी, फ्री वालों का, हिंदी वालों का नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। उसके शब्द मुश्किल थे तो मैंने चेंज किया कि मुझे हिंदू मैंने साल भर तक पढ़ा था, शुरू में समझ में नहीं है, बाद में समझ में आने लग गया। आप एक एक अखबार और आता है, नाम मुझे अभी भी याद नहीं है। एक साइड इंग्लिश लिखी होती है, एक साइड हिंदी लिखी होती है, मतलब आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपके 24 नंबर के चीजें ट्रांसलेशन के ऊपर है पेपर 4 में। तो सर यहाँ जो आएंगे, जो भी टीचर आता है वो एक लाइन हिंदी में लिखाते हैं और एक लाइन इंग्लिश में लिखाते हैं कि नहीं लिखाते? वही आपका ट्रांसलेशन होता है। वहां से भी सीखने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसे नहीं है सर तो अब इंग्लिश वाले लिखा रहे हैं, मैं पड़ोसी से बात कर लेता हूँ। ये नहीं,
कि सर इंग्लिश में लिखा रहा है और उसका ही ट्रांसलेशन किया है सर ने इंग्लिश में, हिंदी में। पहले इंग्लिश में बोला फिर हिंदी में बोला, बातें सेम ही है ना, शब्द तो पकड़ो कि इस चीज को इंग्लिश में ये बोलते हैं और इस चीज को हिंदी में ये बोलते हैं। यहीं से आपकी जो शब्दावली है वो तैयार हो रही है, यहीं से आपका सीखने का कि अगर आपको 200 लाइनें दिन में लिखाई गई है तो 200 हिंदी की भी सुनने को मिली और 200 इंग्लिश की भी सुनने को मिली। ये जो इंग्लिश मीडियम के जिनको हिंदी नहीं आती, बहुत सारे कॉन्वेंट के साथी होंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती है, वो यहाँ से हिंदी भी सीख सकते हैं। आस पड़ोस में कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो उसकी इंग्लिश देख सकते हैं, स्पेलिंग देख सकते हैं। मैं सही में कह रहा हूँ, स्पेलिंग्स भी नहीं आती है बहुतों को। मुझे तो पता है, मैं यहीं त्रिवेणी नगर में ही मैंने समय गुजारा है मेरा पूरा, तो मुझे तो जानकारी है कि इंग्लिश कैसी है। स्पेलिंग्स नहीं आती है तो स्पेलिंग आप अगर पास वाले के देख लोगे, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी की देख लेगा कि हिंदी में ऐसे लिखता है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बीकानेर ऐसे लिखता था, मैं कितनी क्लासों में बोल चुका हूँ बीकानेर ये लिखता था। दीवार भी मेरे को लिखनी नहीं आती थी, मेरे साथ वाले बोलते थे तू क्या बनेगा आरएएस, नहीं आता था। लेकिन देखा हूँ, पढ़ पढ़ के देखा हूँ कि यार इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। मैं मेरे दोस्तों से कॉपी चेक कराता था कि हर दिन तो यहाँ टीचर्स कॉपी चेक नहीं कर सकते ना, लंबी भीड़ लग जाएगी। मेरा जो हिंदी मीडियम वाला अच्छा जानकार दोस्त है वो मेरे लाल पेन से गोले मार देता था कि ये वाली मिस्टेक है तेरा, ये वाली मिस्टेक है, ये वाली मिस्टेक है, ये वाली मिस्टेक है, इनको सुधार, अगली बार सुधारता। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का तो मैं गोले मारूंगा कि भाई स्पेलिंग देख, ये ग्रामेटिकल देख, या ए एन क्या दे कहाँ, ये सभी चीजें नंबर बटोरने के काम आती है। राजवीर सर की मैंने कितनी वीडियो देख ली, सर खुलेआम बोलते हैं तुम्हें ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो उसके लिए हिंदी वाले भी अखबार पढ़ो, 2 अखबार रिलीजियसली फॉलो करो। दैनिक भास्कर पढ़ो, चाहे जागरण पढ़ो, चाहे कोई राजस्थान पत्रिका पढ़ो, हिंदी इंग्लिश के लिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। मैं इंडियन एक्सप्रेस को अच्छा मानता हूँ आरएस के स्तर पर, उसमें जो एक्सप्लेन्ड का पेज है वो आपके बिल्कुल कार्य काम आएगा। प्रयास कीजिए धीरे धीरे शुरू करने का। एक बीके रस्तोगी नाम की बुक भी है जो सर भी रिकमेंड करेंगे, सब करते ही हैं। उसमें हिंदी भी लिखी हुई है और इंग्लिश भी लिखी हुई है। इंग्लिश की जो बुक आती है बीके रस्तोगी करके, बाकी सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। मैंने खुद ने भी सर से ही पढ़ा है इंग्लिश, पढ़ना आपको भी उस तरीके से पड़ेगा। अब मैं इसके बीच में आपका वर्गीकरण हूँ, हिंदी वाले जो बात कर रहे हैं हम कि हिंदी का भी बताइए। 50 नंबर की व्याकरण होती है जिसके लिए राघव प्रकाश पूरी दुनिया पढ़ती है, आपको पढ़नी है। सर आएंगे आपको संधि पढ़ा देंगे, संधि संधि सर ही पढ़ाएंगे, संधि तो समझने वाली चीज है। उपसर्ग समझा देंगे, प्रत्यय समझा देंगे। फिर आरएस की तैयारी में और क्या बचता है जो सर समझा देंगे? क्या पर्यायवाची याद करके बताएंगे? क्या पक्षी के पर्यायवाची बोलो बेटा? नहीं, वो तो आप खुद के स्तर पर राघव प्रकाश से ही याद करेंगे। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, ये सब आप आज से ही शुरू कर दीजिए अगर शुरू नहीं किए हैं तो। अगर शुरू कर दिए है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आधा पौन घंटा 1 घंटा हिंदी के लिए निकालिए, अवश्य निकालिए, नहीं तो राघव प्रकाश के इतनी मोटे चीजें हैं वो याद नहीं होगी। यहाँ से आप डायरेक्ट 50 नंबर में से 35 नंबर तो ला ही सकते हो। सब उसी किताब से आ रहा है, पारिभाषिक शब्दावली को छोड़ के। पारिभाषिक शब्दावली कुछ बाहर से आती है, वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब से आती है। उसके भी कुछ 15 पेज ही है, वो कोई प्रिंट करवा लेना, कहीं भी मिल जाएगी, खरीदने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मैं। 35 नंबर की चीजें तो हो ही गई ना। 35 नंबर तो यहाँ आ गए। कट ऑफ कितनी जा रही है? 208। यहाँ अगर आप सही लिखोगे तो आपको सही के सही नंबर ही मिलेंगे ना, तो कोई नंबर आपके काट तो देगा नहीं। मैं आपको हिंदी की और भी बुक्स बताऊंगा, बेसिक 9वीं से 12वीं तक की किताब आती है वो भी बताऊंगा, वहां से शुरुआत करनी चाहिए एक विद्यार्थी को। और अमूमन 2023 में तो सब वहीं से आया क्वेश्चन, रघु प्रकाश से भी नहीं आए, इतना बेसिक से आ गया, लोग उसको छोड़ गए थे। 35 नंबर ये हो गए। यहाँ 20 नंबर की ग्रामर आती है। और अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ एक, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 ऑप्शन ही आएंगे कि ये या ये, इन दोनों में से कौन सा आंसर है। मतलब 50% नंबर लाने की संभावना तो हो गई। अगर आपको कुछ ही नहीं पता, दोनों ही नहीं पता, तो भी टिक मार के तो आओगी, टिक लिखना लिख के तो आओगी। तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ से आप 8 नंबर तो ला ही सकते हैं ना। हाँ गए सब चीजें, छोड़िए, 8 नंबर तो ला ही सकते हैं। 8 8 और 35 कितने हो गए? फिर आप आगे प्रयास कीजिए कि अपन हिंदी इंग्लिश के पेपर में लगभग लगभग 80 से 85 मिनिमम बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि यहीं रुक जाना है, परंतु 208 की कट ऑफ में इतना तो पहुंच जाएंगे अगर 43 नंबर इधर ले आए हैं तो। ये होता है पेपर 4 का महत्व जो सब समझाने का प्रयास करते हैं। मैं भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आपको जितना ये बोर्ड पे समझाया है वो इतना आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। 2.5 3 साल 3.5 साल तक रोज हिंदी और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी।
मैंने इंग्लिश को भले ही कम समय दिया हो, ग्रामर को, ग्रामर में ग्रामर में इतना महत्व भी नहीं देना चाहिए, मैं खुद मानता हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो, क्योंकि 10 नंबर यहाँ से सिक्योर किए जा सकते हैं। परंतु लिखना तो पड़ेगा। ये तो 43 नंबर तो मैंने आपको उस हिसाब से बता दिए कि ग्रामर वाले हैं, जिसमें अगर आपने सही किया तो एक में से एक नंबर ही मिलेगा, कोई आपका 0.75 भी नहीं दे सकता। कि अगर आपने स्पेलिंग भी सही लिखी है, हिंदी के शब्द भी सही लिखे हैं, तो एक में से एक नंबर मिलना आपका तय है। इसमें आपके कोई नंबर काट नहीं सकता कि अ, दूसरे आंसर में तो 10 नंबर का आंसर इसने भी ऐसा लिखा, इसने भी ऐसा लगा, इसको तो 3 नंबर मिले, इसको 4.5 नंबर मिल गए, वहां चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ चेंजेस नहीं होंगे। 43 के बाद आपको मैंने कितने नंबर बढ़ाने के लिए कहा है? 40 से 42 नंबर की बोला, ये मिनिमम है। 90 तक जाइए, 95 तक जाइए, जितना आप आगे जाएंगे। कोई मान लो कोई बहुत ही ज्यादा कमांड कर ली पेपर 4 पे, 100 नंबर ले आया है, आते हैं। 2018 में तो 148 देखे हैं, 143 देखे हैं। यहाँ अगर 100 नंबर ले आया, कट ऑफ कितनी गई है? बाकी 3 सब्जेक्ट में कितने लाने? 108, मतलब 32-33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, इतने नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैं ये मेंस पास होने कह रहा हूँ, इतना आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता 208 कट ऑफ भी नहीं जाती। परंतु मैं आपको महत्वता बता रहा हूँ इस पेपर की, कि 43 नंबर 44 नंबर तो आपके कोई काट ही नहीं सकता, भले कितनी टफ मार्किंग हो जाओ। कि पर्यायवाची दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, इसने 2 पर्यायवाची लिख दी है, लेकिन हमको टफ मार्किंग करने 0.5 नंबर दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उस तरीके से आप पेपर 4 का महत्व सीख सकते हैं। रही बात, मैं आपसे दूसरे सब्जेक्ट से भी करना चाहूंगा। मैंने आपको रिवीजन का तरीका बता ही दिया, वो जरूर आप खुद के स्तर पर उसको अपनाकर कोशिश करना कि मैं सुबह उठा या रात को सोई या रात सुबह उठी, तब मैंने सोचा कि आज मैंने क्या पढ़ा है, वो चीजें आपको याद रहेगी। और प्लीज एक और बात, जो राजवीर सर कहते थे, उनकी बात भी मेरे बहुत काम आई है। आज जो मैंने पढ़ा है कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा, ये सब आप अभी फॉलो कर रहे होंगे, मैं मानता हूं। पर आज के जब 6 महीने बाद हो गए ना, तब आप में से 10% लोग ही फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ जोर आता है, जो चीज जिस चीज में जोर आ रहा है ना, वो चीज अच्छी है। कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी जिस जिस चीज में आपको जोर आ रहा है काम करने में, वो सब आपका फ्यूचर बना रही है, वो सब आपके लिए बेहतर है। कहीं भी उदाहरण देख लीजिएगा। और जिस चीज में आपका मजा आ रहा है ना, अभी तो अच्छी लग रही है, भविष्य में अच्छी हो या ना हो, वो आप सब अपने स्तर पर खुद मूल्यांकन कर लीजिएगा। कोई सी भी चीज है भली, कोई भी, दुनिया की जिस भी चीजें मुश्किल लगी, कि यहाँ खड़े होकर स्पीच देना भी मुश्किल है, पर उससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। मैं तो वही बाहर से भागा भागा आया, अभी सर ने फोन किया तो पर बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर राजवीर सर 12 घंटे कक्षा ले रहे हैं, तो 12 घंटे तक बोलना भी मुश्किल है, पर वो उनका इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी मुश्किल है, पर पढ़ना भी आपको करेगा। घूमना भी चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब बंद कर दो, हालांकि मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पास वो था कि वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने तो सब चीज़ें अपनी तरीके से बंद कर ही दी थी। मेरा पूरा समय पढ़ाई पर जाता था। अब बात करें अपन 3 पेपर के सेगमेंट्स है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। यहाँ जो पेपर 1 है, इसमें एक इकोनॉमी, हिस्ट्री, बाकी 3 छोटी विषय, छोटी विषय है। उसमें आप जरूर देखिएगा कि पेपर पता नहीं कहीं से ही आ रहा है, आप धीरे धीरे देखोगे पता लगेगा। पर उसके लिए इतने सोर्सेज के पास भागना मत आप, कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि पेपर आरपीएससी ही जानती है। हिस्ट्री है, ये पूरी पूरी नोट से कवर हो रही है, सही में हो रही है। इकोनॉमी है, इसके लिए आपको बजट पढ़ना पड़ेगा और सर्वे पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। ये कोर इकोनॉमी है आपकी, ये बेस मजबूत करेगी ताकि आप चीजें समझ पाए। अगर आपको मुद्रास्फीति क्या होती है वो मालूम ही नहीं है, तो आप जब बजट पढ़ेंगे या फिर कोई स्पीच दे रहा होगा, तो आप समझेंगे कैसे? रेपो रेट में जब आएंगे संजय मल्होत्रा जी और कहेंगे कि 0.5 बेसिस पॉइंट कम कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है, ये तो सही समझाएंगे ना। आप बजट में देख लेंगे कि इतने इतने आंकड़ों का बजट पास किया, पर ये तो आपसे, और ये बजट के आंकड़े जो है ना, आप उत्तर लेखन में भी यूज कर लेंगे कि डिफेंस का फलाना फलाना बजट है। साइंस टेक में क्वेश्चन आया था कि अपन स्वदेशीकरण के लिए क्या कर रहे हैं, तो इकोनॉमी से बजट का आंकड़े उठाए और लिख दिया कि डिफेंस के बजट के इतने पैसे हैं। फिर बात करें अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे आप अभी अभी आपकी कौन कौन सब्जेक्ट हो गई है? राजस्थान हिस्ट्री हो गई है, बायो हो गई है, पॉलिटी कहाँ तक हो गई? पॉलिटी आर्टिकल बताएंगे अब? अच्छा, आर्टिकल 1 हो चुका है।
तो अगर मैं अब आपको आपका कुछ डाउट हो तो वो बताऊं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। कोई डाउट्स है? ठीक है। तो मैंने आपको रिवीजन की एक स्ट्रेटजी बता दी, पेपर 4 के रिगार्डिंग बता दिया है। अब मैं आपको कुछ आंसर राइटिंग्स तो अभी आप कर रहे होंगे, पर मैं अलग अलग तरीके उसके लिए मैं अगर दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। परंतु आंसर राइटिंग पे आप सुधार इसलिए कीजिएगा क्योंकि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं प्रथम प्रयास में यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं मेरे आंसर राइटिंग की बदौलत खड़ा हूँ और मेरी मेहनत की बदौलत खड़ा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 24 साल की मेरी उम्र है और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया है। ये तो आरपीएससी की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि 24 साल की उम्र हो गई है, परंतु पेपर तो 21 साल की उम्र में भर दिया था फॉर्म। तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है, इस वजह से इतना समय लग जाता है। परंतु आंसर राइटिंग जो एक चीज है, ये आपको आगे ले जाएगी। यही चीज, सेम चीज आपके पास लिखी हुई है आपके कॉपी में, यही सेम चीज मैं अलग तरीके से लिखता। जैसे कि डब्ल्यूटीओ का क्या प्रश्न था वो, पर हाँ, उसके लिए भी आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये आप सोचिए। जी। हम्म। जी मैम। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप? यही लिखेंगे आप जो आपने बोला है? कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक चीज के 10-15 इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। जैसे आपने बोला स्थापना तो 1995 लिख देंगे, कितने लोग थे ये लिख देंगे, अभी कितने लोग ये लिख देंगे। मैम ने बोला कि इसकी जो पूरा तरीके से डिफाइन करके बताया है, कोई ऐसे लिख सकता है कि पहले पहले गेट था, फिर ये डब्ल्यूटीओ आया, ऐसे यूं अंडरलाइन करके, इससे पहले भी कुछ होगा, ये आ गया। अब डब्ल्यूटीओ के बाद यहाँ अगर आपको प्रासंगिकता दिखानी है ना, ये पहले ये था, अब डब्ल्यूटीओ आ गया, अब डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता दिखा रहे हैं, तो यहाँ मार्क कर दो क्वेश्चन मार्क, व्हाट नेक्स्ट। ये प्रासंगिक नहीं था इसलिए ये बनाया, अब ये भी प्रासंगिक नहीं लग रहा, तो अब क्या? लास्ट में आप सुझाव भी तो दोगे। अब ये कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रासंगिकता पूछिए तो आप ये तो नहीं बता सकते कि आज में ये प्रासंगिक है या नहीं है। कि चलो अमेरिका का इतना प्रभुत्व बढ़ गया है कि हम खुद के डब्ल्यूटीओ नियंत्रण में नहीं रहा है। आज जब खुद ही अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तब डब्ल्यूटीओ कुछ बोल नहीं रहा है। टैरिफ की वॉर चल रही है, एक तरफ चाइना वॉर करता है, ये वॉर करता है, फिर आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नाम की जो मध्यस्थता कराता है कोर्ट, उसमें नियुक्ति नहीं हो रही है, नियुक्ति अटका दी है अमेरिका ने। तो ये कोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रहा है हमें। इस प्रकार से भी शब्द लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। कि डब्ल्यूटीओ नहीं, हमें तो एटीओ नजर आ रहा है कि अमेरिका इन इट्स अलायंस, जो अमेरिका चाहता है वो कर देता है। तो क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्या हमें कुछ और देखना चाहिए क्या? इसी प्रकार से आपके यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन भी आ जाएगा। आईआर जब इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ेंगे, जब आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे, तो आईआर का भी ये यूनाइटेड नेशन का आपके साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। जिस प्रकार डब्ल्यूटीओ आपके सिलेबस में मेंशन है, उस प्रकार यूएन भी मेंशन है। उसके लिए भी यही प्रश्न आएगा कि क्या यूएन प्रासंगिक है या नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तब उसका भी आंसर खोज लेंगे। परंतु ये जो आंसर राइटिंग की जो स्किल है ना, ये आप टॉपर्स की कॉपीज देखिएगा, जो भी अपलोड होती है, हमारी तो अभी आई नहीं है, परंतु जो भी पुराने टॉपर्स अवेलेबल है, या आपके भी कक्षा के टेस्ट लगते हैं तब जो टॉप करता है, आंसर राइटिंग एक स्किल है जो आप सेम कंटेंट को अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास और ज्यादा हो जाती तो मैं और अलग तरीके से बताता। चलो पॉलिटी हो गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक शब्द है, इस पे आप 100 लाइनें लिख सकते, 100 शब्द लिख सकते हैं क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया, बस सोचिए। क्योंकि प्रश्न आ गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना को समझाइए, बस आए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना को आप, हम भारत के लोग, ये भावनाओं को समझाइए। अब हम भारत के लोग तो आप पॉलिटी तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी होती तो भी पता होता कि हम भारत के लोग हैं। जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तब आर्टिकल्स और डाल सकेंगे इसी के अंदर, कि इसी के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद लग सकते हैं, कौन कौन सी अनुसूचियों में लिखा हुआ है, कौन कौन से अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं। ये सब आप जब पढ़ेंगे, आगे आगे आएंगे तब लिखेंगे। लेकिन हम भारत के लोग से आप क्या समझ रहे हैं? कोई कुछ बताना चाहेगा? जी। फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों के लिए लोगों के द्वारा।
तो उसी प्रकार से आप जब आप अभी मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में इतना कुछ नहीं बता सकता, मेरी मेन आंसर राइटिंग के दम पे ही हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग के बारे में आपको इतना नहीं बता सकता क्योंकि आपके पास वो जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है। मैं आपको अभी आपका जैसे प्री की चिंता जरूर होगी, तो प्री के बारे में कुछ बता दूं कि प्री के बारे में आपको मोटा मोटा क्या करना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जब आपके प्री का वैकेंसी अनाउंस होगी, तब आपके टेस्ट लगेंगे। कुछ का सिलेबस पूरा हो चुका होगा और कुछ का सिलेबस तब तक पूरा नहीं हुआ होगा, तो आपको दोनों को इंटीग्रेट करके चलना पड़ सकता है। परंतु जब प्री की वैकेंसी होती है उसके पहले एक डर होता है अजीब तरीके का, कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जब मैंने 2023 का प्री के लिए फॉर्म भरा था, तब स्प्रिंग बोर्ड में लगभग 15,000 के आसपास प्री के लिए टेस्ट सीरीज के एनरोलमेंट थे। 15,000 लोग पेपर दिया करते थे और आर एस प्री पास करते हैं 20,000 लोग। प्री पास करते हैं 20,000 लोग। अच्छा, आपको ये डायमेंशन भी वर्गीकरण नहीं पता क्या? प्री कितने लोग पास करते हैं, मेंस कितने लोग पास करते हैं, नहीं पता? अरे भोले बच्चों, अभी मैं बताता हूँ। अब थोड़ा डर बैठे तो बोलना मत। हाँ, छोड़ो, पेन का क्या करेंगे, वापस रखना पड़ता है पेन को तो। आर एस प्री अगर 650 वैकेंसी आई है, 700 वैकेंसी आई है, तो 15 गुना लोग पास करेंगे। मैं मानता हूँ आपका भविष्य बहुत अच्छा सुनहरा है, 1000 पद आए हैं। 1000 के 15 गुना कितने होते हैं? पर ये कुछ रिजर्वेशन का वर्गीकरण करना पड़ता है, तो लगभग लगभग 20,000 लोग प्री पास कर लेंगे। मान लो 1000 पद आए हैं, इतने इस बार उम्मीद कम है, परंतु 20,000 लोग प्री पास किए, 20,000 लोग मेंस में बैठे। मेंस कितने लोग पास करेंगे? 2,000 लोग मेंस पास करेंगे। फिर इंटरव्यू देके 900 लोग सेलेक्ट होंगे। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, इस बार मेरी रैंक 87 है। यदि मेरी रैंक 70वीं आती एक साथ, तो भी मुझे एसडीएम नहीं मिलता। 16 कैंडिडेट्स, टॉप 16 कैंडिडेट्स जनरल से एसडीएम बनते हैं, इतना ही होता है। इस बार की वैकेंसी में ये 26 है, अगली बार आएगी तो शायद 10 हो जाएंगे। आप सन्नाटा मत ऐसे फैलाइए, हकीकत यही है। जनरल ओबीसी का रहेगा ये लगभग 35-40 के आसपास, दैट्स इट। फीमेल का भी आसपास ही रहेगा। जनरल की कोई फीमेल है तो वो 21 22 तक मान ले। 23rd 23 रैंक के बाद एसडीएम बंद है। फिर आपकी आरपीएस, अकाउंट्स, तहसीलदार, इस प्रकार के दूसरे पद है। तो 16 पोस्टों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा। और जो आरएस जो आप भूमिका देखते हैं, तहसीलदार तक भी देखते हैं, वह सब 150 पोस्टों के आसपास बंद हो जाता है। ये मैं पूरे राजस्थान में बता रहा हूँ। आपके कोचिंग में आपकी रैंक अगर 16 आ जाती है तो भी आप शायद खुश हो जाते होंगे, इतने आपको पूरे राजस्थान में ये रैंक लानी है। तो उसी हिसाब से आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। जब नए नए आप कोचिंग्स में आते हैं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था जब मैंने तैयारी शुरुआत की थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुश्किल है नहीं। धीरे धीरे बताऊंगा, तब आपको सब चीज़ें खोल के बताऊंगा कि बाहर से मुश्किल लगती है 16 रैंक भी। बाहर से मुझे मेरी 87th रैंक अगर मैं 3 साल पहले जाके देखूं, तो लगता है कि ये असंभव है। मेरी क्लास में 12th क्लास के अलावा कभी फर्स्ट रैंक भी नहीं आई है। 12th में आई है, वो कुछ ही निजी कारण थे, इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ा था, इसलिए 12th में फर्स्ट रैंक आई है। बाकी मैं 20-30 रैंक लाने वाला विद्यार्थी हूँ हर क्लास में। 60-70% के आसपास भी आए थे मेरे। मतलब 50 बच्चों के स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं तो 20वें से 30वें स्थान पर मैं रहूंगा। परंतु पढ़ लिया, आ गया। ये गेम पेशेंस का है। लक्ष्यता में आपको आके बोले कि हाँ, ये गेम पेशेंस का ही है। 3 साढ़े 3 4 साल अगर आप रगड़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तो कोई अच्छा आईक्यू वाला आदमी वो तो पहले ही आईआईटी करने निकल गया। अपन है रगड़ने वाले। अपन 3 साढ़े 3 साल रगड़ेंगे तो आराम से इस पोस्ट पर आ जाएंगे। मैं खुद आ गया हूँ, मैं खुद ऐसे आया हूँ। मैंने अगर आज मैं 3 साल पहले जाकर सोचूं कि क्या मैं नवनीत शर्मा कभी 87th रैंक तक ला सकता है क्या? नहीं। जवाब मेरे सामने है, नहीं। पर इस प्रक्रिया में एक बार आप घुस जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपके अंदर नित्य प्रतिदिन कितने चेंजेस आएंगे, कितनी आपकी ग्रोथ होगी, और कब आप एक दिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ आ जाएंगे। ये पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। 16 पोस्ट एसडीएम की है। ओबीसी में 40 मान लीजिए, दूसरे कैटेगरीज में उस हिसाब से वर्गीकरण है। ज्यादा कोई ऐसा ऊंच नीच भी नहीं है कि बिल्कुल
आर पार है। पर आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से अगर आपको राजस्थान अकाउंट सर्विस टॉप 150-200 तक जनरल ओबीसी के लिए सभी बंद है चीजें। अगर आपको लास्ट पोस्ट आरएस में कोई लेनी है तो फॉर जनरल बॉय, जनरल एंड ओबीसी बॉयज 470 रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस 550 600, गर्ल्स के लिए 600 पे बंद है। आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको राजस्थान में कौन सी रैंक लानी है। अब ये तो हो गई डराने वाली बात। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरी तरीके से कि इन चीज़ों से डरना नहीं है। कि मैं भी डर गया था शिवेंद्र सर ने जब बोला था कि इतने ही होते हैं, तुम्हें पता भी है क्या कि इतने ही लोग सेलेक्ट होते हैं। मुझे धक्का लगा था कि मैं तैयारी करने आया था तब कुछ और चीज़ की करने आया था, परंतु यह कुछ मामला कुछ और है। जब मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ने, फिर धीरे धीरे पढ़ाई, जब 3-4 महीने की पढ़ाई आपकी भी हो चुकी है, फिर धीरे धीरे मेरे आसपास के लोगों को देखा तो ये पाया कि कुछ तो, आप में से बुरा मत मानिए, खुद आपके अंदर ही झांक लीजिएगा आप किस प्रकार के विद्यार्थी है। कुछ तो सिर्फ शो ऑफ के लिए आ रहे हैं लाइब्रेरी, आते हैं अच्छी सी बढ़िया वाईफाई चल रही है, एसी चल रहा है, मूवी डाउनलोड करेंगे, मूवी देख लेंगे, अपना काम हो गया। कोई आसपास की सीट पे कोई मिल गया बात करने वाला, मिल गई बात करने वाली तो बात कर लेंगे, बाहर चल जाएंगे। हकीकत की बात है यही है और कुछ नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर अगर आप जहाँ पढ़ाई करनी है वहाँ ये स्थिति है कि आप वहाँ भी जाएंगे तो भी मैं स्वयं मेरे फ़ोन से ही पढ़ाई की है। अगर मैं ऑनलाइन विद्यार्थी हूँ तो फ़ोन तो डिस्ट्रैक्शन का एक केंद्र बिंदु है कि जब कोई भी नोटिफिकेशन आपको कहीं भी घंटों दूर से शेयर करा सकता है कि अच्छा यार यहाँ शिमला घूमने गया कोई, यहाँ गया गया मैं तो फ़ोन से पढ़ रहा हूँ, नेट भी ऑन रहता है, कोई भी मैसेज आ सकता है, कहीं भी आप जा सकते हैं, फिर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं खुद फ़ोन का, ये अगर बोलते हैं कि यही फ़ोन है जिसने मेरे को यहाँ तक ले आया है, घर वाले फ़ोन के लिए मना करते हैं फ़ोन मत चलाया करो, मैं तो फ़ोन के बलबूते पे आया हूँ। फ़ोन से आप टेलीग्राम से अच्छी अच्छी जानकारी जुटा सकते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स पर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी साथियों के ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं जहाँ वॉइस चैट के द्वारा आप बता सके कि इस वाले का आंसर यार ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, बजाय कि कुछ और गतिविधियां के। उम्र है, मैं 24 साल की उम्र में हूँ। मैं अब जो आप सो कॉल्ड मजे कहते हैं वो सभी कर सकता हूँ ना। अभी जब पढ़ाई की उम्र है, आप सब 19, 20, 21 साल की उम्र के विद्यार्थी हैं, तो जब आपकी पढ़ाई की उम्र आ चुकी है, अब आप इस तरह आ चुके हैं कि अब हमें आरएस ही बनना है, तो क्यों ना इस पढ़ाई को अलग आयाम पर ले जाया जाए। मैं जब अभी लाइब्रेरी से निकला था, तब जब खाली कर रहा था लाइब्रेरी, तब मैं 2-3 लोगों के पास गया, उनके पास बैठा और उनको बोला कि आप हार मत मानिएगा, आप सेलेक्ट होने ही वाले हैं। क्यों बोला? क्योंकि वो 150-200 लोगों की लाइब्रेरी में वो 3-4 लोग ही मुझे दिखे जो रोज सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए थे। बाकी सबका उद्देश्य ही अलग था लाइब्रेरी आने का। जो लोग होते हैं ना कि 1-2 महीने इस लाइब्रेरी में, 1-2 महीने इस लाइब्रेरी में, क्योंकि इस लाइब्रेरी में कुछ नहीं बैठा अपना, दूसरी लाइब्रेरी में देखते ट्राई करते हैं। हकीकत की बात है, मैं तो आपके बीच के 24 साल की उम्र, 21, 22, 23, 20 यहीं त्रिवेणी नगर में ही जी है, यहीं से यहीं पैदल यात्रा कर करके अभी भी घूम लेता देख लोगे आप मुझे, तो मैं तो आपके बीच की बातें जानता हूँ। तो इन चीज़ों से आप बचने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। हर चीज़ आज मेरी जगह आप खुद को रख के देखिए, क्या मुझे जो चाहिए, आपको जो चाहिए, क्या मैं वो प्राप्त नहीं कर सकता हूँ क्या? चाहे आपको घूमने जाना हो, अभी चल जाऊँगा 2-3 दिन बाद। दूसरी कोई चीज़ नहीं, सीरियसली बात है, ओपन बात करने की कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आपको मूवीज़ देखनी है, मैं मूवी देख के आया हूँ कल ही, रात का 10 बजे का शो था। बता रहा हूँ, अब यहाँ थोड़ी बताऊँगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब चीज़ें एन्जॉय कर सकते हैं। कुछ 2-3 साल का ही स्ट्रगल है। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा है। आप ऐसा सोचेंगे कि कोई आरएस बनने के लिए तो 5-6 साल बाबा बनना पड़ता है, नहीं बनना पड़ता है। 27 जुलाई 2022 को आरएस का फाउंडेशन रिकॉर्डेड कोर्स खरीदा था और 1 साल बाद ही आरएसपी की वैकेंसी थी। जो नौजवान भाई-बहन मेरे बोल रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये है, 27 जुलाई 2022 को कोर्स खरीदा है, 28 जून 2023 को वैकेंसी अनाउंस हुई है और 1 अक्टूबर 2023 को प्री हुआ है, कट ऑफ से 35 नंबर आगे। तालियां बजाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ मेहनत है। अगर आप भी इस मेहनत की लाइन में आ गए तो ये 35 क्या 45 नंबर आगे जाओगे। जितना मुश्किल पेपर आएगा उतना आरएस एस्पिरेंट्स को फायदा होगा। इस बार 71 नंबर कट ऑफ गई, मैं 131 लाया, पिछली बार 100 गई थी फिर भी इतने ही नंबर थे।
मुश्किल पेपर आया, आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुश्किल पेपर से घबराइएगा मत। और जो अब साथी घबराएंगे कि आरएस की वैकेंसी आने वाली, आरएस की वैकेंसी आने वाली, आरएस प्री 3 से 4 महीने में पास किया जाता है। ये मैंने नहीं किया है पास 3-4 महीने में, परंतु मेरे साथी जिन्होंने सिर्फ नोट्स सबसे नोट्स खरीद के पास किया है, मेंस लिया था अभी। तो आप समझ सकते हैं कि आरएस प्री इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। अगर आपको एक मार्गदर्शन मिल जाए, जो मार्गदर्शन कराने के लिए ही आप यहाँ आए हैं, यहाँ टेस्ट देंगे तो आप आरएस प्री अवश्य पास करेंगे। और फिर बात रही कि उसके बाद मेंस भी पास किया है, और उसी वैकेंसी में जितना समय मिला था मुझे, 27 जुलाई 2022 को देख लीजिए, और 20-21 जुलाई 2024 को मेंस हुआ था। मतलब मुझे पूरे 2 साल भी नहीं मिले आरएस की जर्नी में। 2 साल से भी 6 दिन पहले मेरा मेंस हो चुका था। जितना बड़ा आपका कोर्स होता है तो आपको कितना समय मिल रहा है ये सोच लीजिए। उसमें मैंने मेंस पास किया, फिर ये तो इंटरव्यू 1 साल खिंच गया, तो उस वजह से इतना टाइम डिले हो गया। परंतु यही इतना ही समय चाहिए होता है, 2-2.5 साल, अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करें तो। अगर मैं आपको पढ़ाई की इंटेंसिटी बताऊं, इस तरीके से मत बोलिएगा कि ये बन गए हैं तो कुछ भी बोलेंगे, परंतु मैं सही बता रहा हूँ। 1.5-2 महीने जब मेंस का पेपर था, तब मैं लाइब्रेरी के अंदर ही सोया करता था। अब मैं ऐसे फेंका फेंकी नहीं कर रहा हूँ, परंतु सही हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप भी उस इंटेंसिटी पे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 साल मेरे पास, अगर 23 महीने के अंदर मैंने 87th रैंक पाई है, तो उसके लिए मेहनत तो उस तरीके की चाहिए होगी ना। कि राजस्थान में कोई 2018 का पेपर भी देके आया, 2018 में सेलेक्टेड है, फिर भी 2021 में एसडीएम बनने के लिए प्रयास कर रहा है, 2023 में एसडीएम बनने के लिए प्रयास कर रहा है। मुझे उन 2018 की सिलेक्टेड कैंडिडेट को बीट करना है, और शायद आपको इस बार के सिलेक्टेड कैंडिडेट को बीट करना है। तो उनसे ज़्यादा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, उनसे ज़्यादा पोटेंशियल तो आपको लाना ही पड़ेगा ना। उसके लिए मैंने मेरी जान झोंक दी। अभी नवीन जी कहे कि ये बहुत मेहनत करके आया, हाँ मैं मेहनत करके आया हूँ। कभी नहीं कहूंगा कि मैं बिना मेहनत के यहाँ आ गया हूँ, और कभी फेंकूंगा भी नहीं कि 20 घंटे पढ़ा, नहीं पढ़ा। 14 से 15 घंटे अवश्य पढ़ा हूँ। कैमरा बोल रहा हूँ, लोग कमेंट करने वाले कमेंट भी कर देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। 14 से 15 घंटे पढ़ा हूँ। जब आवश्यकता आई तब मैं लाइब्रेरी की, जब जहाँ लाइब्रेरी वाला रहता था, 24 आवर्स की लाइब्रेरी थी, कृष्णा लाइब्रेरी त्रिवेणी नगर, वहीं सोया था। लाइब्रेरी को बंद कर देता था, रात को सो जाता था, और सुबह भी लाइब्रेरी में ही खोलता था। अब उस तरीके से आपको मैं रोमांचक तरीके से कहानी तो नहीं बता सकता, परंतु अलग अलग चीज़ें होती है। मैंने जो बताए थे डिस्ट्रैक्शंस, मैंने गंजी करा ली थी, 1.5 साल गंजा रहा था, ताकि ना तो मेरा मन करे ना किसी और का करे। सही है, मेरे लिए जो अप्लाई होता है मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सही है तो मैंने वो किया। और इंटेंसिटी आपको भी अवश्य बढ़ानी चाहिए पढ़ाई की। कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा तो कोई दूसरा आपसे आगे निकल रहा है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। कोई पढ़ रहा होगा, कोई तो कोई किसी न किसी लाइब्रेरी में बैठ के कॉपियाँ घिस रहा होगा, कोई आंसर राइटिंग कर रहा होगा, कोई क्लासेस ले रहा होगा। जब आपका क्लासेस बंक करने का मन करेगा कुछ समय बाद, देखिएगा अवश्य कि चलो चलते हैं, अभी तो यहाँ लग रही है आतिश मार्केट में लगेगी तो ऊपर ही आइनॉक्स है, चलो मूवी देख के आते हैं। करेगा मन। आज तो कोई टॉपर आएगा, फर्जी भाषण देगा, वही आके सुबह शाम तक कितनी बार सुन लिया है, मूवी दिखाते 3 घंटे टाइम पास हो जाएगा। भाषण भली मत सुनिएगा, लेकिन इन कॉपी किताबों को अवश्य पढ़ लीजिएगा। अगर पीछे बैठ के भी अगर आप कॉपी किताबें पढ़ रहे हैं तो आप जीत में हैं, अवश्य जीत में। अगर मैं आया हूँ, और अगर एक बात अगर आप मुझसे ले के जाना चाहें, तो एक बात अवश्य ले जाइएगा कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। मैं यहाँ सिर्फ मेहनत के बल पर आया हूँ, मेहनत के बल पर बोल रहा हूँ कि सुबह 5 बजे से लेकर रात की 11:30-12 बजे तक लगातार पढ़ाई ही की है। मुझे मैसेज भी आते हैं कि आपका रूटीन बताओ। अब मैं रूटीन बताना चाहता नहीं हूँ किसी को, कि रूटीन बताऊंगा तो लोग बोलेंगे इसको रूटीन बताने की बोला, ये फेंका फेंकी करने पे आ गया है। सुबह 5 बजे से स्टार्ट, यही जर्नी स्टार्ट होती है कि सुबह से पढ़ना है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सुबह सोचता था, वो भी मेरी पढ़ाई का भाग था। मैं ब्रश कर रहा हूँ तब सोच रहा हूँ कि मैंने इस पेज पे क्या लिखा था। ब्रश करने के बाद जैसे ही ब्रश खत्म होगा मैं लाइब्रेरी में होऊंगा, तो मैं कॉपी पलट के देख लूंगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है। तो मैंने तो पता कर लिया ना कि मैंने क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सुबह से लेकर रात तक मुझे मेरे साथी बोलते क्या रोबोट है क्या, कभी रुका कर। मैं बार बार 6 महीने बीमार पड़ जाता, क्योंकि बॉडी की लिमिटेशंस होती है कि बॉडी आपकी उतना ही स्ट्रेस झेल सकती है जितना बनी हुई है। मैं बार बार बीमार पड़ जाता, पर मैं पढ़ता रहा, बीमारी में पड़ता रहा। अवश्य भगवान तो मेरे को इसी तरीके से लगे हुए हैं कि प्री के पापा टाइम बीमार करना है, मेंस के टाइम बीमार करना है, और इंटरव्यू के टाइम भी कुछ ना कुछ अड़ोड़ा लाना है।
मेरे लाए हैं। इंटरव्यू देने गया तब मेरे को बोले कि आपकी डिग्री फर्जी हो सकती है, जेल होगी, ये होगा वो होगा। आधे घंटे बाद मेरा इंटरव्यू था। मेंस देने गया तो मेंस के पहले 15 दिन पहले बीमार था। जिस दिन मेंस था 2 रात तक सो नहीं पाया, उल्टियां हो रही थी। आपको भी होगी, बुरा मत मानिएगा, आपको भी होगी। इसे मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, पर वो टेंशन, वो डर होता है ना, जो रात को सोने नहीं देता है। रात को अगर कभी आप प्री भी देने जाओगे ना, उस रात को अगर नींद नहीं आए ना तो बुरा मत मानना। नींद नहीं आए तो मत आने देना, तो नींद से कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद नहीं आने के बाद भी अगर कोई 87 रैंक ला सकता है तो आप भी ला सकते हो, प्री मेंस पास कर सकते हो। जो पहली बार पेपर देते हैं उनको एंग्जाइटी रहती है कि कल कैसे प्रश्न आएंगे, क्या मेरे नोट से पढ़े हुए प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, क्या मैंने जो प्रैक्टिस मेहनत की है वो आएगा या नहीं आएगा। यकीन मानिए, उस रात को डरिएगा मत कि मैं रात को नहीं सो पाया, नहीं सो पाई तो मेरा कल परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। कुछ परफॉर्मेंस नहीं बिगड़ेगा। आपका जो मेहनत की गई है वो सरस्वती माता देख रही है, वह अवश्य अवश्य आपको आपका परिणाम देगी। राजवीर सर भी कहते हैं कि सरस्वती माता किसी का ऋण नहीं, उधार नहीं रखती है, तो आपका भी बिल्कुल कार्य पूरा करेगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहिए। मेहनत आपको अवश्य करनी पड़ेगी। अभी तो मेरे पास समय है। मैं अगर आपको और अगर सिर्फ उस तरीके से बताऊं, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। परंतु अगर आपका 1 घंटा 2 घंटा भी कहीं और दे रहे हैं तो प्लीज उसे कम कर दीजिएगा। बिल्कुल खत्म करूंगा तो मेरे को ही गाली देंगे, तुड़ा रहा है रिश्ता। परंतु प्लीज कम कर दीजिएगा, उससे आपका ही भला होने वाला है। मैं तो इन सब में बिलीव करता भी नहीं हूँ वैसे, परंतु पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे यार। मैं तो सीधी भाषा में क्या बोलूँ, सुबह से लेकर रात तक रगड़ना पड़ेगा। और किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं अगर आपके साथ आंसर डिस्कशन करूंगा तो आपको भी उस तरीके से समझ में आएंगे नहीं। प्री की मोटी मोटी स्ट्रेटेजी पूछोगे तो वो बता दूंगा कि प्री के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जी मैम, जिनके पास टाइम है वो भी हिसाब से पढ़ो ना। क्यों, आपके पास कितना टाइम है इतना? 2018 है? कोई बात नहीं मैम, 2018 वाले अभी लगे हुए हैं। सही बात बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2018 जो, मैं तो सर मेरे को लिस्ट बता रहे थे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट सही है अपने अपने टॉप 100 में। उनके बैच देखे तो किसी का 2019 वाला बैच है, कोई उस टाइम का है, तो वो कैंडिडेट्स भी आए हैं। मैम अगर आपके पास टाइम है ना, फिर भी 1 घंटा इनसे ज़्यादा कम पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ना तो बढ़िया पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज का पढ़ाया हुआ रात को नहीं पढ़ रहे हैं ना, और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना, एक बार छूट गया तो मतलब सोचिए छूट गया। जो ये मेरे छोटे भाई बहन है जो अभी 2000 अगला दिन देंगे, उसके अगला देंगे, वो यही गलती करते हैं कि मेरे पास तो टाइम है। कोई लाइब्रेरी में कोई भैया जो तैयारी कर रहा होगा, अरे यार तेरे पास तो टाइम टाइम है, अभी तो आराम से पढ़ लेना। अपन भी उसी भूल में आ जाते हैं। नहीं, आप इसी चक्कर में क्या करेंगे पता है, क्लासेस आना छोड़ दोगे, आप नोट्स पढ़ना छोड़ दोगे कि मेरे पास तो टाइम है, तब कर लेंगे जब समय आएगा। समय कब आएगा, समय ऐसे ही जाएगा। मेरे पास तो टाइम है, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी, पर बाद कभी आता नहीं है। प्री की स्ट्रेटेजी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो आप अवश्य अवश्य देखिएगा कि कितने प्रश्न प्री के कौन कौन से सेगमेंट से आ रहे हैं। आपने देखे हैं कि क्या राजस्थान हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या करंट अफेयर का कितना योगदान है, रीजनिंग मैथ्स के कितने प्रश्न है, पता है? देखे हैं? 150 प्रश्न के पेपर में, जहां मेरा मानना है कि जिस प्रकार आरपीएससी पेपर को टफ बनाई जा रही है, तो कट ऑफ लगभग 80 के आसपास ही रहेगी। 71 तो शायद ना जाए अब, पर 80 के आसपास मान लीजिए अगर पेपर टफ आता है तो 80 के आसपास मतलब कितने प्रश्न सही करने हैं? 65। 65 में तो आगे हो गए ना। 65 इंटू 1.33 कितने हुए? 65 इंटू 4/3 कितने हुए? 86। मतलब मैं अभी अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु मोटा मोटा आंकड़ा यही रहने वाला है। इतने ही प्रश्न करने हैं। अब 150 प्रश्न जो आते हैं ना, जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स बैकग्राउंड में ऐसा नहीं कहूंगा कि नॉन मैथ्स वाले, मेरे कुछ साथी हैं जो सिर्फ मैथ्स की वजह से चूक गए थे। अभी आपके पास समय इसलिए बता रहा हूँ, जिनको मैथ्स नहीं आती, ऐसे शायद 50% लोग होंगे यहाँ पे मैथ्स वीक है। वह वह 10 क्वेश्चन के आसपास
कुछ बैठता है मैथ्स का आंकड़ा 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास। रीजनिंग तो सब कर ही लेते हैं आराम से, रीजनिंग में किसी को समस्या आती नहीं। छोड़ो ना, मेरे तो 131 आया, 10 क्वेश्चन माइनस कर दो, 10 क्वेश्चन माइनस कर दो, और तो क्या है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे 10 क्वेश्चन 12 नंबर बढ़ा दो, आप 12 नंबर माइनस कर दो। उसके अलावा आपके जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना आप, वहां से क्वेश्चन आएंगे लगभग 10। हिस्ट्री और कल्चर टोटल मिला के बताए ना, लगभग 15 के आसपास, 14, 15, 12, 13, 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन मोटा मोटा मार्जिन रहता है। ये रहता है आपके सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, जो राजवीर सर का सेक्शन है। यहाँ तो आप सबको इंटरेस्ट भी आता होगा हिस्ट्री पढ़ने में, तो यहाँ आप उसकी लीड ले सकते हैं। रही बात इकोनॉमिक सर्वे, जो आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, वह जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे के भी लगभग लगभग 15 प्रश्न आते हैं। राजस्थान का बोल रहा हूँ सिर्फ ये, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के 15 आते हैं, कभी कभी 20 भी हो जाते हैं। ये राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्न है, जो आपको 110 120 पेज की एक छोटी सी किताब आएगी, जो सर पढ़ाएंगे, अभिषेक सर पढ़ाएंगे आपको, नोट सब पे मिलेगी आपको, सबको तो यहीं अवेलेबल हो जाएगी क्लास में। उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 15 के 15 लाइन टू लाइन आएंगे, विश्वास मानिए 15 आएंगे। ये 15, ये 15। राजस्थान ज्योग्राफी, ये मोटा मोटा 4 5 नंबर आप प्लस माइनस कर देना, पर ये 15 राजस्थान ज्योग्राफी है, ये कहाँ जाएगा। ये राजस्थान ज्योग्राफी के अगर कुछ क्वेश्चन बाहर चल जाए ना, गलती से एक क्वेश्चन बाहर जाता है राजस्थान ज्योग्राफी का, बाकी सब कोई सी एग्जाम उठा लो, सेकंड ग्रेड उठा लो, फर्स्ट ग्रेड उठा लो, राजस्थान ज्योग्राफी इतनी आसान आती है कि अपने काम हो जाता है। मैं तो सब पेपर देता हूँ, मैं तो कुछ छोड़ता नहीं हूँ, सेकंड ग्रेड भी दे के आया हूँ अभी। 100 में से 85 से ऊपर क्वेश्चन सही है मेरे उसमें भी। यही इसी जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, बस ये याद है पूरी, इसलिए आ रहा है। अगर आप उसी की बात करें तो इसके बाद आती है साइंस एंड टेक, जिसके भी 15 प्रश्न आते हैं। साइंस भी शामिल कर रहा हूँ इसमें, 15 से 20 क्वेश्चन, 15 के आसपास मान लीजिए, ज़्यादा भी आते हैं। साइंस टेक के अच्छे मार्जिन कवर करती है, इसमें साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ आपने जो बायोलॉजी पढ़ी ना, जो सर ने दवाइयाँ बीमारियाँ बताई है, ट्रिक्स बता बता के, तू मुझे छू के देख मेरी माँ तेरा पीट पीट के लेप बना देगी, वो टाई वाला, जो टीटी की टाई, और जो भी चीन में चीन, जो भी आपने पढ़े हैं वही वहीं से 2 3 प्रश्न अवश्य आएंगे। बीमारियों के प्रश्न आरपीएससी पूछना पसंद करती है। यहाँ नहीं भिड़ेंगे तो कहीं और पेपर में बैठे तो भिड़ जाएंगे। मेरे तो पटवारी दे के आया तो पटवारी में भी भिड़ गए थे। लेशमेंथियासिस ऐसे कुछ प्रश्न आया था उसमें ना, लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम की बीमारी है, ये आपको एक अलग से बुकलेट प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें भी अलग बीमारी होगी, वो भी आप ये धीरे सर ही प्रोवाइड कराएंगे, वहां से भी आपके प्रश्न आएंगे। ये 15 प्रश्न और हो गए। अब कौन सब्जेक्ट बची है, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि मुकेश सर आपको रटा देंगे। विश्वास रखिए, मुकेश सर रटवा ही देंगे। घर पे जाके पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे। जब मुकेश सर आए तब बोल देना सर आपके बारे में हम जानते हैं, 10 मिनट से ज्यादा आपको घर पे अगर लग जाए तो मुझे कह दीजिएगा। मुकेश सर जैसा पढ़ाते हैं, कोई तोड़ नहीं है उनका। 10 प्रश्न आप इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के दोनों के मिला के मान सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा। यहाँ पे भी आप लीड ले सकते हैं, नोट से आता है। थोड़ा बहुत मैपिंग आपको देखनी पड़ेगी, ऑक्सफोर्ड की मैप की किताब भी आप ले ही लेंगे, ये भी आपके काम में आएगा। इसके अलावा इंडिया की पॉलिटी, जो कि आप पढ़ रहे हैं अभी, 10 से 12 प्रश्न, 15 भी हो जाते हैं कभी कभी। इंडिया की पॉलिटी के आएंगे, क्या आएंगे, ऐसे आयोग पढ़ोगे आप, यूपीएससी पढ़ोगे, केक पढ़ोगे, इस प्रकार के जो अलग विभिन्न विभिन्न आप आयोग पढ़ोगे ना, वो भी आपको सर लास्ट में पढ़ाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, जब पूरा सभी अनुच्छेद खत्म हो चुके होंगे तब पढ़ाएंगे। या फिर प्रधानमंत्री कार्य हुए, राष्ट्रपति हुआ, मूल अधिकार हुए, डीपीएसपी हुई, इन सब के बाद इन सब से मिला के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे उससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ बाहर के आते हैं, कुछ कुछ ऐसे आते हैं जिनको हाथ खड़े करके छोड़ देने का, कि ऐसे कौन से राजस्थान हाई कोर्ट के जज है जो ये भी रह गए, वो भी रह गए, वो भी रह गए। अपने को थोड़ी नहीं पता है कितने जज बनते रहते हैं, कितने बदलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आए तो उन्हें जाने देना, कुछ नहीं करना। ये आपके 15 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हुए टोटल, मैंने कितने बोर्ड पे लिख दिए? 105 हो गए। 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के। ये आप
अवश्य देख लीजिएगा, स्प्रिंग बोर्ड की जो पीवाईक्यूज की किताब आती है उस पर भी आगे ये पूरा लिखा हुआ है। और मेरे पास भी 5-6 सालों के आंकड़े की फोटो थी, जो जब प्री की टेस्ट अनाउंस हुई थी तब दिलीप सर बता रहे थे ये हमें चीजें कि इस प्रकार से प्रश्नों का वर्गीकरण होता है। मैंने भी वो फोटो ली थी। तो आप ये 135 प्रश्न हो गए, करंट अफेयर के प्रश्न बचे, बस हो गया आपका सारा। एक इंडिया इकोनॉमी रह गए, तो प्लस माइनस करके ये आपका मोटा मोटा वर्गीकरण है, जिसमें आप देख लीजिए कि ऐसा क्या है जो आपको नहीं आ रहा है। मेरे को नहीं लगता राजस्थान ज्योग्राफी जरा आपको पढ़ाएंगे सर, किसी को नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके साइंस एंड टेक के प्रश्न गलत हो सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के गलत नहीं होंगे। इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो उसके प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के कुछ प्रश्न नहीं आएंगे। कोई किताब होगी जो अपन ने नहीं पढ़ी है बाहर की, कि ये किताब किसने लिखी, नहीं आती, पर मोटे मोटे प्रश्न हो जाएंगे आपसे। आप पीवाईक्यू देख लीजिएगा, खुद स्वयं किताब मिलती है, पीवाईक्यू किताब देखिएगा, दिशा मिलती है। अगर आपको दूसरे अन्य एग्जामों के पीवाईक्यू देखने हैं तो देख लीजिएगा, ये आपके प्रश्नों का वर्गीकरण रहेगा, इसी हिसाब से प्रश्न आएंगे। इंडिया की इकोनॉमी के मानता हूँ कुछ प्रश्न बाहर जाएंगे, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। अपने को पूरे 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, अपना काम 110, 120, 130 पे हो जाएगा। खूब है कि जिसको मैथ्स नहीं आती वो ये देखो कि भाई मुझे राजस्थान ज्योग्राफी के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 10 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ, 12 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ, तो आगे आगे 12 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए। 10 क्वेश्चन अगर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के करके आ रहे हैं, वहां आगे हो गए। इंडिया की पॉलिटी आप स्वयं पढ़ेंगे, आयोग 2-2 पेज के आयोग है। ऐसे भी पूछते हैं कि इस आयोग का चेयरमैन कौन है, गिनती के 6-7 आयोग है, चेयरमैन का नाम पूछ लिया। इकोनॉमी में तो आपको बता दूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स लिख रखी है और एक एसडीजी इंडेक्स लिख रखी है। सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स कब निकाली जाती है, कब निकाली जाती है आप, 21 मार्च को, ये प्रश्न पूछ लेंगे। और इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, यही प्रश्न आएंगे, हर बार चेंज होती है, मैं बता रहा हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इकोनॉमी की डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हर बार आ रहा है। एक बजट पढ़ाया होगा सर ने आपको, बजट का एक फॉर्मूला लिखाया होगा, 2018, 2021 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट, बस शब्द बदल दिए, यही चलता रहेगा। यहाँ आप आगे आ सकते हैं, यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी में आप आगे आ सकते हैं, राजस्थान कल्चर में आगे आ सकते हैं, राजस्थान पॉलिटी के सभी प्रश्न नहीं होते हैं, मैं कह रहा हूँ सभी प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन 70 से 80% क्वेश्चन हो जाते हैं। कि गवर्नर कौन से अनुच्छेद में, जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद पता होगा आपको, गवर्नर कौन से अनुच्छेद में है, गवर्नर का सबसे पहला उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न आप पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे, तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी। और रही बात, बायो आपने पढ़ी ली है तो आपको सोच सकते हैं कि बीमारी आपको किस तरीके से याद हो चुकी है। कि मैं पूछूं कि बताओ कि ये बीमारी, जैसे कि डेंगू हुआ, तो डेंगू वायरस जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा रोग है, आपके ट्रिक से जाओ, वायरस, बस यही क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। इसमें क्या होता है, हम एग्जामिनेशन प्रेशर के बीच में घबरा जाते हैं। जिस प्रकार मैं आपको कह रहा हूँ ना, रात को आपको नींद नहीं आएगी तो वो एंग्जाइटी होगी, गैस बन जाएगी, उल्टी होने जैसा मन होगा, होता है, वही प्रेशर अपने को ले जाता है। लेकिन जो 20 से 25 टेस्ट दे के जाता है, मैंने तो यही दी है बैठे बैठे, मेरा तो शायद 3308 SBA ये मेरा कोड था, तो मेरा तो बेसमेंट में सारे पेपर दिए है मैंने, तो मैं यही पेपर कर रहा हूँ, तो मैं उस प्रेशर को झेल चुका हूँ, क्योंकि मैं यही वो प्रेशर लेता था। मुझे लगता था कि मैं अगर पेपर कर रहा हूँ तो मेरे सारे दोस्त मेरा रिजल्ट देखेंगे, और मैं नहीं चाहता मेरा रिजल्ट नीचे जाए, तो मेरे पर तो प्रेशर पहले ही था कि ये रिजल्ट तो, वो रिजल्ट तो मैं खुद देखूंगा OTP डाल के, पर ये रिजल्ट तो टेलीग्राम पे डलने वाला है पब्लिक, कि मैंने कौन सी रैंक लाई है, तो मैं तो प्रेशर यहीं लेके चलता था। तो आप भी प्रेशर यहीं पे उस प्रेशर को अनुभव कर लीजिएगा कि वहाँ उतना महसूस ना हो। जब आप यहाँ पर पहला प्री का टेस्ट देने आएंगे, अभी क्लास टेस्ट अलग बात है, प्री का टेस्ट देने आएंगे, जब आपको भीड़ नजर आएगी यहाँ पर, भीड़ में आपको कुछ ऐसी घुटन भी होगी कि ये इतने सारे लोग हैं, इनमें रैंक आएगी, उस समय आपसे 10 से 15 प्रश्न तो यूं ही गलत हो जाएंगे बिन फालतू के, वो प्रश्न वहां गलत ना हो इसलिए यहाँ टेस्ट दिए जाते हैं। कि यहाँ आप, स्प्रिंग बोर्ड तो ऐसे प्रश्न देता है जो यूपीएससी भी देने लग गई है, देती थी उससे सीख के, ए यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, बी डी, और ऑप्शन आंसर सी अपन यहाँ ठोक के आ जाते हैं और बी वाला मार्क कर देते हैं। फिर वो दुख, ऐसा भी आरपीएस ने भी शायद कुछ ऐसा ही कुछ किया था, फेरबदल। तो इस प्रकार के फेरबदल भी होते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यहाँ है, अपन कितनी बार यहीं टिक मार के निकल जाते हैं, और ऑप्शंस नीचे दिए हुए होते हैं कौन से वाले, ये गलतियां होती है ना, ये वो भी कर रही है आरपीएससी भी, वहां गलती ना हो, यही टेस्ट में आपसे गलती हो गई तो आप सीख गए, तो वहां गलती नहीं होगी। कुछ 4-5 प्रश्न तो ऐसे है कि आप सिली मिस्टेक करके आओगे,
वो इन टेस्ट के माध्यम से खत्म करनी है। प्री के बाद अलग जंग शुरू होती है, जहां पर कुछ योद्धा, तो प्री के पास होने के उस, आप प्री पास करके जाएंगे तो घर वाले तो ओहो माँ को लालो प्री पास कर दियो। तो उसमें नहीं बहना है। प्री पास 20,000 लोग करते हैं। सीरियस होके अगले ही दिन, जिस दिन आपको पता लग जाए कि मेरा प्री पास हो रहा है, सीरियसली मेंस की तैयारी करने लग जट जाना है। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत समय इधर उधर निकाल लो, फिर तो बिल्कुल मत निकालना। और अगर किसी को एंग्जाइटी हो मेंस पेपर से पहले, तो प्लीज़ मुझे याद कर लीजिएगा, मुझे बहुत समस्या है एंग्जाइटी की, फिर भी यहाँ आ गया हूँ। तो वो आपको रोज सताएगी। मुझे लक्षिता मैम की बात पहले जब मैम बोलती थी, तब मुझे ये बात महसूस इतनी हुई नहीं कि ये जो तैयारी है ये पेशेंस की तैयारी है, कि पेशेंस लोग कितना रख सकते हैं। आईक्यू का ये टेस्ट है ही नहीं, ये पेशेंस का टेस्ट है। जब ये प्रक्रिया में आया मैं, तब मुझे पता पड़ गया कि 21 साल का फॉर्म भरा था, रात 24 साल 3 महीने का हो गया हूँ। 21 साल का फॉर्म भरा था मैंने, फॉर्म फिल किया था तो मैं 21 साल की एज भी नहीं हुई थी मेरी, तब फॉर्म फिल किया था। तो ये प्रक्रिया इतनी उस तरीके की है कि आपको पेशेंस का खेल तो करना ही पड़ेगा। अगर दूसरा अटेम्प्ट आ जाता तो 27 26, तो आप प्रयास कीजिएगा कि इसी इसी में आप इतनी मेहनत कर ले कि आपको दूसरे अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही ना पड़े। कुछ मौज मस्ती थोड़ी काटनी पड़ेगी। और अब आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आपको अभी तैयारी के रिगार्डिंग चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस उतना नहीं हुआ है। बाकी मैं एथिक्स के लिए अगर आपको अलग अलग चीज़ें खोल के बताता, इकोनॉमिक भी पूरी नहीं हुई है इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। इंडियन पॉलिटी मैंने पूछा तो आपकी पूरी नहीं हुई है। मैं उसके अंदर की आपको आंसर राइटिंग स्किल सिखा सकता हूँ, जो मेरी मानता हूँ कि खूबी है एक। किसी कोई प्रश्न चिट लिख के भेज दीजिए, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की। नहीं है? हाँ, हाँ जी भैया। देखो मेरी हिंदी है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। देखो ना, ऑडियो बुक नाम की एक चीज़ होती है, जो मैंने मुक्ता राव मैम से सीखी है। फर्स्ट रैंक 2018, मुक्ता राव मैम, उन्होंने अपने यूट्यूब पे भी डाल रखी थी कुछ प्राइवेची। पहले मैंने उनके सुने, फिर मैंने देखा कि इनकी आवाज़ में क्यों सुनूं, मैं खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसे मैंने राघव प्रकाश पढ़ी, मेरे 3 रिवीजन लग गए। फिर भी मुझे कुछ शब्द याद नहीं है, मान लीजिए मुझे ये वाले शब्द याद नहीं है, तो मैंने उन पे गोले मार्क कर दिए। फिर रात को मैं बैठा और मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया कि इसका पर्यायवाची का ये, इसका ये, 20 मिनट में रिकॉर्ड हो गए वो सब जो मुझे नहीं आते थे। पर्यायवाची के तो 2 3 पार्ट बने अलग अलग, परंतु बता रहा हूँ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं जब पोहे खाने जा रहा हूँ सुबह सुबह, तो मैंने ईयरफोन्स लगा लिए, चल रहा हूँ रोड पे, सुनाई दे रहा है, पोहे खा रहा हूँ तो सुनाई दे रहा है। उसको आज भी सुना, कल भी सुना, परसों भी सुना, 4 5 दिन तो लगातार सुना। मुश्किल शब्द थे, कान में तो पड़ ही गए, याद हो गए। ये आपको विलोम शब्द के लिए और कारगर साबित होंगे, क्योंकि विलोम शब्द क्या होते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, तो वो सुनने से बेहतर याद होते हैं। एक जैसा शब्द, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द। विलोम शब्द आप जब पढ़ेंगे तब भी लिखेंगे कि वो सुनने से, बोलने से बेहतर याद होता है। वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने तो सब रिकॉर्ड किया था, जो मुश्किल चीजें थी वो रिकॉर्ड कर करके याद कर ली, क्योंकि हिंदी में ये इतने सारे जो पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, वो सब याद हो नहीं सकते समय पर। इसलिए मैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेता था और फिर सुनता रहता था, तो याद हो जाते थे। वापस भी ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड कर लिया, 4 5 बार सुन लिया, भूल गए, महीने भर बाद वापस रिपीट। एक पूरी साइकिल चलती रहती थी। मतलब मेरा पोहे खाने का रूटीन यही था कि मैं ईयरफोन्स में गाने नहीं, पर्यायवाची या ऐसे शब्द सुन रहा हूँ जिससे मुझे याद हो रही है वो। मेरे कॉलेज में बीएससी थी, बीएससी प्लस बीएड किया मैंने यहीं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जगतपुरा से, जेएनयू से। और कुछ पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, 14 से 15 घंटे मैम, हाँ। मैम बात ऐसी है ना कि मैम, कभी मैं आपके समय भी था तो मैं यहाँ नहीं बैठ रहा था, तो क्लास तो लाइव ले ही रहा था। और मैं ये भी कह दूं, अगर कोई ऑनलाइन देख रहा हो तो 1x पे ही क्लास लेता था। मैं इतना अपने आप को बुद्धिमान मानता नहीं था कि 1.25 भी कर दूं या 1.5 कर दूं। उसमें लगता है अपने को कि सब समझ में आ रहा है, आप सबको भी लगता होगा कि सब समझ में आ रहा है, पर वो यहाँ घुस के यहाँ निकल जाता है, कुछ टिकता नहीं है। तो जब मैं तो महसूस करता था कि मैं ऑफलाइन जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे जो साथी है वो ऑफलाइन बैठे हैं और बिल्कुल सामने महसूस कर रहे हैं, मैं तो फोन में महसूस कर रहा हूँ छोटे से।
तो मैं कम से कम 1x पे तो क्लास लूँ। और मेरे पास तो ये सुविधा और थी कि समझ में नहीं आया, वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बुलवाता था। आपके पास वो सुविधा जरूर नहीं है कि वापस बुलवाने की। मैं तो बोल, कभी कभी क्या होता है कि अपन यहाँ क्लास में बैठे बैठे यूं बैठे रहते हैं ना, कहीं खो जाते हैं। तो मैं भी लाइब्रेरी में बैठे बैठे यूं बैठा बैठा कहीं खो जाता था। तो मैं खो जाएगा तो मेरे को पता लगा कि यार खो गया, 10 मिनट निकल गए, बस वापस बोलो। और 1x पे ही चलता था। तो मैम, मेरा बेसिकली जो ऑनलाइन का रूटीन था, वो 2-2 घंटे की क्लास लेना, मैं गैप में लेता था बस। मेरा अलग तरीका था। 2 क्लासें तो साथ ले ली, एक शाम को लूंगा, और उनका साथ साथ ही रिवीजन करता था। जैसे कि आज 2 घंटे की मैंने क्लास ले ली है, आधे घंटे बाद उसको मैं पढ़ लूंगा। और यकीन मानिए, अगर कभी आपका 1 से 3 क्लास हो या 3 से 5 क्लास हो, और उसी क्लास को बाहर जाने के बजाय 10 मिनट पढ़ के देख लीजिएगा, 10 मिनट में अगर वो पूरी रिवाइज ना हो जाए तो कह दीजिएगा। क्योंकि जो गरम गरम पढ़ाई हुई चीज होती है ना, वो जल्दी याद होती है। मैं यही करता था, गरम गरम पढ़ा है, अभी याद कर लो, रात को वापस याद कर लूंगा, फिर तो सोचूंगा तब भी याद आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जी सर। ये कैमरा चल रहा है, क्यों बुला रहे हो? नहीं, मैं 2.5 साल 3 साल तो फुल कॉलेज मौज मार के आया हूँ। क्लासरूम में नहीं जाता था, पर कॉलेज जरूर जाता था। नहीं, 3 2.5 साल ही गया था, 2.5 साल के बाद पढ़ाई शुरू कर दी थी। 2.5 साल डेली जाता था। क्यों छोड़ना है यार? तो इंटर्नशिप की ना मैंने भी, की इंटर्नशिप की है भाई। बाद में मिल लेना, बता दूंगा। इंटर्नशिप को बाद में समझा दूंगा। देखो, अगर जिसके भी बीए है, जो भी बीए कर रहा है, तो आप बीए की तो चिंता छोड़ ही दो। मैं अभी बता दूं आपको, एमए का फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आया हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेरी सब्जेक्ट थी, जिसमें एथिक्स आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और आईआर आती है। मैं तो कुछ ही नहीं पढ़ के गया था, मेरा एक साथी और है जिसने अभी इंटरव्यू दिया था। हम दोनों गए थे, और जब बाहर निकले तब उसने बोल रहा था कि ये पेपर अपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट से बना था। स्प्रिंग बोर्ड वालों ने बताया भी नहीं कि कभी एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी भी हम करा रहे हैं। ये भी बोल दे कि एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करा रहे हैं। वहीं यही प्रश्न आए, प्लेटो के बारे में बताइए, अरस्तु के बारे में बताइए। तो मैं एमए पॉलिटिकल के पेपर भी यूं ही दे आया, बिना पढ़े गया हूँ। रिजल्ट तो मैंने देखा भी नहीं है, देखने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही अब तो। परंतु आप बीए वाले निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो 1 वीक सीरीज कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ जी। ज्योग्राफी के लिए तो आपको, ज्योग्राफी में तो क्या, मैंने पॉलिटिकल साइंस लिए इसलिए चुनी क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स देखे पॉलिटिकल साइंस के, कि क्या मेरे आरएस के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपकी ज्योग्राफी में थोड़े अलग सब्जेक्ट है, तो आपको 1 वीक पढ़ लेना। मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो ऐसे ही पास हूँ। पीएसआई आर अगर पॉलिटिकल साइंस कोई लेता है, तो आप अवश्य ऐसे ही पास होंगे। और बीए की तैयारी चिंता छोड़ दो, अभी 2025 में 12वीं पास की है, तो बीए तो वैसे ही हो जाती है। जब कॉलेज के एग्जाम आते हैं तो बीच की, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीरियस हो ना, तो ये कॉलेज के एग्जाम एग्जाम की चिंता करना आप छोड़ दोगे। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो तो फिर ये तैयारी आपके लिए है भी नहीं। सीरियस हो तो मैं खुद बता रहा हूँ मेरी, कि मैं पास कॉलेज के एग्जाम अलग तरीके से किए मैंने। पर जैसे मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, मेरे को आज भी याद है, सुबह 5 बजे मेरे साथी भी उठे थे, मैं भी उठा था। मैं 5 बजे उठ के हिस्ट्री पढ़ रहा था, और हिस्ट्री, और एग्जाम मेरा था केमिस्ट्री का। मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं अलग तरीके से पास हो रहा था, पूर्व ज्ञान के आधार पर। और जो आप कह रहे हैं कि बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, तो अगर जिनके कॉलेजेस के एग्जाम्स है, वो अभी काफी छोटे लोग हो आप, मतलब अब आपको प्री देना नहीं है, मान सकता हूं मैं ये बात। तो आप उन 1 महीने के दौरान, जब मई में आपके एग्जाम्स होंगे, अब तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, तो जब 15 15 दिन के आसपास एग्जाम होंगे, फिर तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, तो 15 दिन आप एक एक दो दो क्लासेस तो अवश्य ले सकते हैं ऑनलाइन करवा के भी। उसके बाद भी अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस दे दिया जाएगा, तो आप है ना, 3 क्लास ले रहे हो, एक क्लास एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा बर्डन ले लो, 2 घंटे थोड़ा कम मजे मस्ती कर लेना। बैकलॉग तो इसी तरह क्लियर होगा। अगर अपन सोचते रहेंगे कि बैकलॉग क्लियर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो कभी नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने रिवीजन के लिए बताया कि 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रख सकते हो, बैकलॉग के लिए भी रख लो। हिंदी इंग्लिश को अभी से स्टार्ट करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश 2 से 2.5 साल लेती है।
आप मानेंगे नहीं, लेकिन हिंदी इंग्लिश 2 से 2.5 साल लेती है। आज अगर आपको मैं कहूं कि एक पत्र लिख दीजिए, तो आप 11वीं 12वीं के लेवल का पत्र लिखोगे तो वो मान्य नहीं होगा। सही बता रहा हूं कि 8 प्रकार के पत्र हिंदी में लिखे हुए हैं, 8 प्रकार के पत्र। उस पत्र की आपकी जो शब्द होंगे ना, वो ऐसे नहीं कि सेवा में श्रीमान तरीके से, जो प्रशासनिक शब्द होते हैं वही आपको यूज करने पड़ेंगे, कि इसके बाबत ये है, मैंने इसका मुआयना कराया, ये वगैरह वगैरह, उन सब की शब्दावली देखोगे। पत्र भी मैंने एक पूरी एक पत्र की ही कॉपी थी 200 पेज की, जिसमें सिर्फ पत्र ही लिख रहा था और गोले मारता था कि इस पत्र से इस पत्र में क्या इंप्रूवमेंट है, मुझे क्या लेके जाना है। हाईलाइट कर देता था कि वाह यार, ये वाली चीज तो अच्छी लिख दी, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जब मैं टेस्ट देना था तो वो हाईलाइट वाली चीज देखता था कि एग्जाम में मुझे ये लिखना है। आप गवर्नमेंट के पत्र भी देखेंगे, आगे जाएंगे तो आप छोटे बहुत हो, आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे गवर्नमेंट्स के पत्र भी देखिएगा, उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश प्लीज अभी स्टार्ट कर दीजिएगा, बाकी पास होना सही में मुश्किल है। कोई भी एग्जाम, अगर इंग्लिश वाले हो ना आप, तो प्लीज यार, छोटे भाई बड़ा भाई जो मान को आप एक राय मानो, तो कोई सा भी एग्जाम बिना इंग्लिश के निकलना मुश्किल है। क्योंकि अगर 20 नंबर की या 15 नंबर की या 10 नंबर की वीडियो का पेपर ही देख लो, अभी होगा 2 तारीख को, आप में से कुछ लोग वीडियो का पेपर देने भी जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे तो बाद में देख लेना कभी दो तो, उसमें भी इंग्लिश आएगी। कट ऑफ देख लेना, अगर इंग्लिश आती है तो आप कितना आगे हो कट ऑफ से, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप कट ऑफ से कितना पीछे हो। यही बात हिंदी के लिए अप्लाई होती है। हिंदी और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो हर जगह पेपर में आएगी। एक एसआई का पेपर है जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, बाकी हर पेपर में इंग्लिश आती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को बैलेंस बना के रखिएगा। अभी वीडियो का पेपर देने जाओगे, इसमें भी शायद 30 मार्क्स या 15 मार्क्स ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदी और इंग्लिश का। तो प्लीज अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी पे एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि हिंदी याद करने की ज्यादा है। इंग्लिश में तो ग्रामर छोटी सी है, पर हिंदी में जो राघव प्रकाश है वो पूरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और आरएस के लिए भी हिंदी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश से। ऑनलाइन स्टूडेंट तो सर टाइम ही टाइम है। ऑनलाइन स्टूडेंट का बोला है, ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। 1 से 7 क्लास लेने के बाद टाइम मैनेज कैसे करे। मैं तो लाइव क्लास देखता भी नहीं था, रिकॉर्डेड बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी मर्जी पड़ती जब क्लास देखता। ऑनलाइन वाले ही सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ रहा है उसी टाइम क्लास देखने की क्या जरूरत है। वैसे भी सर कितने मैसेज तुम्हारे, कितने क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, नहीं मिलते इतने जवाब। तो क्यों देखनी है लाइव क्लास। जब मन पड़ रहा है तब देखो, 1 से 7 ही देखना जरूरी थोड़ी ना है। मेरे को जैसे 9 से 11 एक क्लास देखनी है, अगली क्लास में 2 घंटे बाद देखूंगा, पर रोज की क्लास रोज देखनी है। ऐसा नहीं कि आज कल देखेंगे परसों देखेंगे, फिर वो आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। आज अगर 3 क्लासें लग रही है तो 3 क्लासें मुझे देखनी ही है। ऑनलाइन क्लास देखने में कभी कभी दिक्कत आती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैसेज आता है ऊपर से, मैसेज पे क्लिक होता है। फिर क्लास तो चल रही है आगे, क्लास तो आगे चलती जाएगी और उधर बात चलती जाएगी। फिर आधी स्क्रीन में स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे, आधी में तो क्लास चलेगी, आधी में मैसेज चलेंगे, आधे में कुछ और चलेगा, तो फिर कंसंट्रेशन कहीं का बैठेगा, कंसंट्रेशन कहीं और है। बाकी हो सके तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसी समस्या भी हो डाउनलोड कर लीजिएगा और नेट बंद कर दीजिएगा। बाकी एक और बात बता दूं, प्ले स्टोर पे लॉक माई फोन नाम का एक ऐप है, उसे भी आप डाउनलोड करके उसका भी लुफ्त उठा सकते हैं। 1 घंटे तक फोन बंद हो जाएगा। अगर अनलॉक करना है तो 100 150 200 रुपये जो भी आप लिमिट सेट करेंगे वो पैसे देने पड़ेंगे, तो आप फोन को अनलॉक करेंगे ही नहीं, घंटा भर पढ़ लोगे। इस प्रकार के बहुत सारे ऐप बनाए हुए हैं। हाँ जी मैम। आपका कल चलो पहला पेपर होगा सब्जेक्टिव, मॉडर्न राजस्थान का। प्रश्न तो मैं अभी आपको रिवील नहीं करूंगा, परंतु मतलब समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे मोटे मोटे प्रश्न आते हैं। आपको जो 10 नंबर के प्रश्न आएंगे ना, आंसर राइटिंग 10 नंबर के प्रश्नों की ही होती है। 5 नंबर और 2 नंबर में तो खाली खाली जो आपको आता है वो लिख दो। अगर आप कभी जैसे आपको कोई आर मेंस का भी प्रश्न कर रहे हैं या भी प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है 2 नंबर का, तो उसे छोड़ सकते हो। लेकिन 5 नंबर और 10 नंबर का कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, भले चाहे आए चाहे नहीं आए, उसके बारे में जो भी जानकारी हो लिख देने की। 10 नंबर में ऐसी बात है कि आप किस प्रकार लिखोगे, क्या आप पॉइंटर फॉर्म में लिखोगे या कैसे लिखोगे। जैसे कि आपको मैं क्रांति का पढ़ लिया आपने, 1857 की क्रांति। 1857 की फेल होने के क्या कारण थे, क्रांति जो अपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसके क्या कारण थे। या तो नोट्स में लिखा दिए, मैं वो थोड़ी नहीं लिखूंगा। राजनीतिक क्या कारण थे, बोलो फिर।
रिसोर्सेज के रूप तौर पर क्या कारण थे, बताइए। तो बस यही लिखना है, पर इसको है ना क्या है, अभी तो आपका क्या राजीव से रटक गए 10-15 पॉइंट मेरे भी कॉपी में लिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया है। मेरी भी कॉपी में लिखा हुआ है यही सब, पर इसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट राजनीतिक कारण। फिर सामरिक कारण कुछ ऐसा भी तो होता है, वो कारण इस तरीके से। फिर और क्या कारण थे, बहुत सारे कारण थे। आपको 12 पॉइंट सबको पता है, पर वही 12 पॉइंट का आप कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि ट्राइब्स की जो हुई थी, जनजातियों की, उसका भी एक प्रश्न है जो शुरू शुरू में आपको लिखा रखा होगा। जैसे, हाँ मुझे नोट्स रटे हुए तो मुझे प्रश्न भी याद है। तो क्या कारण थे, उसको भी आप बांटिए ना। अगर आपको यही प्रश्न आए और आप सब 1 से लेकर 100 तक एक ही लिखाए, तो मैं पहले नंबर आदमी को नंबर दे दूंगा, लेकिन 100वें आदमी के नंबर काट दूंगा कि ये सब रट्टू तोते ऐसे ऐसे लिख के आ रहे हैं। यहाँ आपको नंबर दे देंगे, मैं वहां नहीं दूंगा। अगर आरपीएससी में चेक करने वाला हुआ तो, कि आरपीएससी में आपको प्रश्न पूछा, ये प्रश्न आएंगे नहीं इतने आसान, बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ, इतने आसान प्रश्न आते नहीं है। पर आ गया मान लो, और आपने लाइन टू लाइन लिख दिया, मैं क्यों नंबर दूंगा। कौन, आप तो पहले से लेकर आखिरी तक सब बच्चे एक ही जैसे लिख रहे हैं। कोई प्रश्न आया आपके नोट से नहीं है मान लो, फिर भी कंटेंट तो यही है ना, लिखोगे तो आप ऐसे ही, मैं आपको नंबर क्यों दूं। कुछ मेरे को ऐसा दिखाओगे तब मैं नंबर दूंगा ना। आप में से, मैं खुद एक पेन यूज नहीं करता था, मैं 2 पेन का यूज किया करता था। हालांकि आंसर कॉपी जो स्कैन होती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन होती है, आरपीएससी में जाती है। तो एक मोटा पेन, एक पतला पेन, जिससे मैं हेडिंग लगाऊंगा ना, अगर कोई ये तरीका से लिखा तो ठीक है। अगर मैंने यहाँ हेडिंग लगाई है ना, तो वो मोटे पेन से लगाऊंगा, पायलट वी साइन नाम का पेन आता है। अगर वो आप नहीं ले पाते, 80 रुपए का आता है, छोड़ो, मार्कर आते हैं ना, वो कलरफुल पेन्स वाले, अलग अलग स्केच पेन्स, वो ले आइए। यहाँ तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। नीला पेन लीजिए, उसमें स्केच पेन में से, नीले पेन में से यहाँ हेडिंग लिख दीजिए कि राजनीतिक कारण, फिर अपना पेन उठाइए और पेन से आंसर लिख दीजिए। कोई पायलट भी साइन लाता ले आइए, वो 4-5 महीने तक खत्म नहीं होता। यहाँ आपके कारण लिख दीजिए। फिर अगला, कि सामाजिक कारण, सामाजिक कारण को उस पेन से लिखिए, फिर यहाँ अपने आंसर लिख दीजिए। ये तो मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। धीरे 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 एडवांस फॉर्म में भी आते हैं। जैसे कि अगर कोई और कारण लिखना है, समय के आकार पर, कि 1857 की क्रांति कैसे कैसे हुई, सबसे पहले कहाँ हुई, तारीख, आगे, नीमच 3 जून, आगे, ठीक है आगे। ये टाइमलाइन चल रही है, ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कि मैंने समय काल के हिसाब से बता दिया कि कैसे 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 आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे क्रांति का स्वरूप भी आगे बढ़ता जा रहा है, कहाँ कहाँ फैलता जा रहा है। एक और तरीका बता दूं, ये राजस्थान का मैप बना दीजिएगा, सही बना नहीं बना पता नहीं, पर कॉपी पे सही बन जाता है। मार्क कीजिए, कहाँ नसीराबाद कहाँ पे है, ये रहा नसीराबाद, नंबर 1। हाँ, दूसरी जगह कहाँ बोल दी, नीमच कहाँ पे है, इस जगह नीमच है। थर्ड, एरनपुरा कहाँ पे है, थर्ड। फोर्थ, देवली कहाँ पे है, ये रहा टोंक। पांचवी बताओ, ब्यावर कहाँ है, ये रहा, ये रहा ब्यावर। ब्यावर में हुई थी, फिर क्यों बोला, मैं तो फ्लो फ्लो में बोल गया। आप ये से, अब मैं आपको एक और बताऊं, ये मैंने मजे मजे में बना दिया, पर इससे आप कौन क्या कंक्लूजन निकालोगे, कि ये रही क्रांति यही हुई। बेग कैसे लेते एक तो, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि क्रांति कहाँ हुई, ये इस वाले एरिया में क्रांति हुई। मैंने कुछ किया थोड़ी ना, बैठे बैठे ऐसे आंसर लिख रहा हूँ, एनालिसिस हो गया कि यार क्रांति का ये रहा केंद्र बिंदु। एक लिमिटेशन और मिल गई कि क्रांति यहीं संगठित थी। कौन, जैसलमेर, कहाँ क्रांति हुई, बीकानेर में कहाँ लिखा हुआ क्रांति हुई, महाराजा ने रोक ली थी, पर ऐसा कोई केंद्र था क्या, छावनियां यहीं थी सिर्फ। क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था, कोटा, हो गए तो कोटा ये रहा।
भरतपुर में आओगे इतनी ज्यादा फैली नहीं। मोटी क्रांति बता रहा हूँ, बीकानेर में है, अवश्य है, जयपुर में भी यहाँ के राजा ने दबवा दी थी, परंतु क्रांति के जो मुख्य केंद्र बिंदु है यही संगठित है, छावनी भी यही संगठित है। इस प्रकार के एग्जाम्पल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि क्रांति के बारे में बता सकते हैं। क्रांति की शुरुआत, मैप बना दिया मैंने, राजस्थान का मैप है कि यहाँ यहाँ पहली क्रांति, यहाँ लिख दे, तारीख लिख दो। कुछ नहीं कर रहे आप, क्रांति समझा रहे, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ वही समझा रहे हैं। ये एक छोटा, ये पूरा पेज है 10 नंबर का, यहाँ आपने एक छोटा सा डब्बा बनाया, यहाँ आपने राजस्थान का मैप बना दिया और यहाँ क्रांति वाले लिख दिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो कुछ अलग कर दिया हो, सेम चीज लिखी है। नसीराबाद भी वो आपको पता है कहाँ है, नीमच भी आपको पता है कहाँ है, देवली भी आपको पता है कहाँ है, मैंने सिर्फ मैप से बता दिया और तारीख लिख दूंगा, ऐसे कर दिया, तारीख लिख दूंगा। और कोई प्रश्न बताइए। इस प्रकार से उत्तर लेखन होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे आप भी इंप्रूव करते जाएंगे। मैप बना दिया, कुछ ही कर दिया, कुछ ही इनोवेटिव कर दिया। आपके 4 नंबर है, मैंने बना दिया, मेरे 4.5 5 नंबर मिल जाएंगे। इससे तो आगे बढ़ेंगे, यही तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। सेम प्रश्न नोट्स का, कोई अंतर नहीं। मैं तो और भी कुछ भी लिख देता, जैसे मेरे को कुछ भी याद आता, कुछ भी और तरीका अपना के लिख देता। और प्रश्न बताइए। हम्म मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, किसी भी सब्जेक्ट के नहीं बनाए थे। कारण ऐसा है कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाने बैठा था और शॉर्ट नोट्स की जगह मैंने वापस वही किताब छोटे छोटे अक्षरों में लिख दी थी। फिर मैंने देखा कि मेरे से शॉर्ट नोट्स बनाने की कला मेरे में नहीं है, हालांकि टॉपर्स बनाते हैं, परंतु मैं वही किताब वापस लिख दी। तो मैंने फिर देखा कि ये जब मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, मैं पिक्टोग्राफिक मेमोरी पे बिलीव करता हूँ मेरी खुद की, कि मुझे जो क्या लिखा हुआ मुझे दिख रहा है। तो मुझे राजस्थान हिस्ट्री को भी पढ़ने में 1.5 से 2 घंटे से का समय लगता है पूरी। इतना ही समय लगता है अगर आपके 50 60 100 रिवीजन हो जाते हैं तो। अभी आप नए नए हैं तो आपको 100 रिवीजन पहाड़ लग रहे होंगे। रोहित चौधरी सर भी आए तो बोले थे 100 रिवीजन, हम भी बोलते थे क्या बात कर रहे हैं, 100 रिवीजन कोई होते हैं क्या। आज शायद 100 रिवीजन राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान के तो हो ही गए होंगे, पर उसको पढ़ने में आपको 2 घंटे ही लगेंगे, फिर 2 ढाई घंटे। आज समय लग सकता है, बाद में नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे मैम, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जितना टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने में लगाऊंगा उतने में तो मैं याद ही कर लूंगा, वापस पढ़ लूंगा, सारे ही बड़े नोट्स ही पढ़ लूंगा। और मैंने एग्जाम के एक दिन पहले भी सारी मेरी इतनी बड़ा गट्ठर है जो मैं सूटकेस में बांध के ले जाता था, रात रात भर में पढ़ दिया था। और बताइए, और कुछ डाउट। मेंस की आंसर राइटिंग तो इस तरीके से होती है, कहीं भी मैप बना दीजिए, कहीं भी कुछ बना दीजिए, कहीं भी एनालिसिस कर दीजिए। लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अक्षत जैन सर है, जिनकी मैं सब वीडियो में बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी यूपीएससी में, उनकी एक वीडियो है यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, जो उन्होंने आंसर राइटिंग के तरीके बताए थे, मैंने भी सीखे वहाँ से। संजीव खेदर सर है, 2018 स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से पढ़े हुए, एसडीएम बने, अपने स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। अक्षर जैन सर की वीडियो देख सकते हैं। आंसर राइटिंग की यही तरीके है। मैं अगर आपको फूल फूलड़े बनाने की नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आओ और कहें कि बोला था कुछ इनोवेटिव करना है, मैं तो ऐसा फूल बनाऊंगा, एक फूल पे तो नीमच, एक पे नसीराबाद, एक पे ये आंसर राइटिंग नहीं होती है। कि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, सर ने बोला अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव में इतनी जगह खा गया आपका, क्या क्या वैल्यू निकाली इसने कि नीमच नसीराबाद फूल की पत्तियां बता दी, यहाँ लिख दूंगा क्रांति। इस तरीके से उत्तर लेखन नहीं होता है। वो मैप बनाया था तो वो मैप बता रहा था कि इस जगह क्रांति हुई है, वो मैंने टाइमलाइन बताई तो टाइमलाइन में पता पड़ रहा है कि इस समय क्रांति आगे बढ़ रही है 1857 में इन दिनांकों में। अगर आपको दिनांक पता है तो लिखिए, वो अगला आदमी समझेगा कितना नॉलेजेबल आदमी है कि 3 जून को भी पता है कि 3 जून को क्रांति हुई, 28 मई भी पता है, अगली तारीख भी पता है। अगर आपको और क्रांतिकारी के नेता पता है तो ब्रैकेट में नेता भी लिख दीजिए कि वहां देवली में कौन था, नीमच में कौन था, लक्ष्मण सिंह जी के नेतृत्व में क्या क्रांति हुई, तो लिखिए ना 3 जून के नीचे। लिखेंगे जितनी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, अगला आदमी को पता पड़ेगा कि ये तो अपन अपन इसकी कॉपी क्यों चेक कर रहे हैं, इसको अपनी कॉपी चेक करनी चाहिए। मजाक के तौर पर बता रहा हूँ, परंतु नॉलेज को शो करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप 18 की क्रांति में ये सब नहीं लिखेंगे तो कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा है, पर लिख दिया तो अगले आपकी डेमो क्या चला गया कि यार अलग चीज आ गई है। 500 कॉपीज के बीच में आपकी कॉपीज अलग हो गई। ये आती है लगातार, आप प्रैक्टिस करेंगे तब। मुझे ये बैठे बैठे ख्याल आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने शायद सैकड़ों आंसर लिख दिए हैं। उस तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपके चित्रकला के भी आएंगे, चित्रकला हो गई आपकी, राजस्थान की हिस्ट्री मॉडर्न ही हुई सिर्फ। मॉडर्न में इस तरीके से आप कुछ और सोच सकते हैं। पॉलिटी तो पूरी पूरी है ना, पूरी पूरी आंसर राइटिंग के दम पे चलती है। और जब एथिक्स पढ़ोगे ना, एथिक्स मेरी फेवरेट है, क्योंकि मेरा उत्तर लेखन फेवरेट है।
इसलिए मेरे उसमें नंबर भी आते हैं। तो मैं उसी में कुछ भी लिखाता हूँ ऐसा इधर उधर का, तो मिल जाता है। मैम जिनके भी पेन है सर, जिनके पेन है लगातार क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी लगातार क्लासेस नहीं लेता था जानबूझ के। आप नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा क्लास ले लो, 1.5 घंटे की क्लास होती है वैसे भी, 2 घंटे तो नाम नाम के है। और बीच में भी अगर कोई ऐसे मेरे जैसे मास्टर आ रहा है तो मत देखो, नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों देखनी। और बीच में भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कुछ कुछ टीचर्स आएंगे जो लिखाने में ज़्यादा समय लगाते हैं और आप कम समय में ही लिख लेते हैं, तो उस क्लास को आप ज़्यादा टाइम तक देख सकते हैं। और लगातार क्लासेस 6 घंटे की मत लीजिए, अगर दिक्कत है तो 2-2 घंटे में डिवाइड करके ले लीजिए, ऑनलाइन के लिए था। अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और 3-4 घंटे ही मिल पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब जितना मिल पा रहा है, मैं तो वैसे, मेरे को किसी ने पूछा भी था कि पार्ट टाइम जॉब कर ले क्या, तो होती है, सबकी परिस्थितियाँ उस तरीके की नहीं हो सकती है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी मारना, पढ़ाई को 3-4 घंटे से तो बढ़ाना की कोशिश करना। मेंस आंसर राइटिंग में मात्रा के नंबर कटते हैं, मात्रा के नंबर तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिस्ट्री चेक करने वाला आपकी मात्रा देखेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो आपके इसलिए देखेंगे क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश में गलत करेंगे ना। यहाँ आपके अगर नंबर नहीं काटेंगे, गोले नहीं मारेंगे, तो आप वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के पेपर में गलत करके आएंगे, इसलिए होता है। और बाकी रही बात, अब मैं जाऊंगा भी सही, तो आंसर राइटिंग बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आरएस हकीकत में बनना है ना, तो एक तो मेहनत वाली बात बता दी, और एक प्लीज आंसर राइटिंग को अलग नजरिए से देखने लग जाइएगा। अक्षय जैन सर की और संजीव खेदर सर की वीडियोज देख लेगा। कल आप पेपर करने आए तब इस माइंड सेट से आए कि मुझे इन लाइनों के डिट्टो लाइनें कॉपी नहीं करनी है, मुझे ऐसा कुछ सोचना है उसी समय कि ये अलग तरीके से हो जाए। 2 पेन का यूज भी कर सकते हैं आप। हाँ सर बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? उस टाइम तो उम्र नहीं हुई थी यार, मैं उस टाइम तो कॉलेज में था, दी नहीं थी। हालांकि जो 2022 वाली रीट की वैकेंसी है ना, दी थी वो। 2000 जो 23 में हुई थी फरवरी में, वो दी थी, पीएसआई नहीं दी थी। और अभी सेकंड ग्रेड का पेपर दे के आ रहा हूँ। मैं मानता हूँ पेपर देने चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है। परंतु जब आपका फेल पहला अटेम्प्ट हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएस ही नजर आना चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आरएस ही नजर आता था कि मुझे बनना आरएस ही है। मैं एलडीसी में भी सिलेक्ट हुआ था 2023, जो हाई कोर्ट एलडीसी थी, पर उसके टाइपिंग एग्जाम में बैठा नहीं था, क्योंकि मुझे नजर आया गया था कि मुझे आरएस करना है। पढ़ाई सिर्फ आरएस की कीजिए, दिन रात। ऐसा नहीं कि कल वीडियो का पेपर है तो मैं, अगर आपको अभी नौकरी की आवश्यकता नहीं है तो, कि कल वीडियो का पेपर है वीडियो के लिए पढ़ने लग जाता हूँ, नहीं। आप जो कह रहे हैं ना रीट का, मैं रीट का पेपर देने जा रहा था, बस में खड़ा था, और बस में मैं आईआर की क्लास ले रहा था, बस में खड़ा खड़ा जब पेपर देने जा रहा था। आईआर का रीट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें पास भी नहीं होना था, मुझे उसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम जो फरवरी में लगी थी, तो मैं आईआर की क्लास ऐसे ले रहा था। और बाकी बातें चीज़ें होती है, जब मैं कुछ टाइम के लिए घर पे रहा था 15-20 दिन, वहीं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, वहीं हमारे पास में ही, जस्ट लाइब्रेरी के पास में ही एसडीएम सर का घर था। मैं घर के सामने जाके बैठ जाता था यूं आराम से, कि देखता रहता था एक दिन ये मेरा घर भी होगा ऐसा। तो मेरे घर वालों को बोलता, तो घर वाले कहते हैं तो पागल हो गए छोरो, एसडीएम घर के सामने जा बैठ जाओ है। तो ऐसी बातें आपके साथ भी होगी।